आपके जैसे हमारे जो CHS वाले बच्चे हैं, जो भी बच्चा हमारा रैंक 1 लेके आता है उसके 1 साल की फीस हम भरते हैं। अच्छा। उसके स्कूल की फीस हम भरते हैं, तो उसके लिए वो पारितोषिक है। हो सकता है किसी के पास क्षमता होगी, वो कहे कि ठीक है आपने। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे एक नए एपिसोड में, जहां पे हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने इतने चैलेंजेस के बाद भी 10 से 12 चैनल को कैसे एक साथ मोनेटाइज कराया और 6 से 7 लाख का सब्सक्राइबर बेस लेके चले। मैं इनका परिचय कराता हूं। इन्होंने CUT PG की दुनिया में काफी नाम कमाया। और यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो BHU हो गया, आपका DU हो गया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सबके एंट्रेंस एग्जाम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर ने क्या स्ट्रगल फेस किया, कैसे अपनी जर्नी को बढ़ाया, सबके बारे में हम लोग वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए सर से मैं पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि सर के दिमाग में ये चीजें आई कहाँ से कि हमें ये चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, आपका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब है कि कहाँ से हमने स्टडी कैपिटल की जर्नी की शुरुआत की। तो वर्ष था 2019 का और 2018 में हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में प्रवेश लिया था। और जब हम 2018 में प्रवेश ले रहे थे BHU में, उस समय सारी चीजें, जब इस समय जो दुनिया हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन दुनिया है, बहुत सारी चीजें, सारी जानकारी नेट पर उपलब्ध है। उस समय आप देखेंगे कि बहुत इसकी कमी थी। जब कोरोना काल से पहले शायद इंटरनेट की उतनी ज्यादा जो महत्ता है वो नहीं देख पा रहा था अभी भारत। तो हम देखेंगे 2018 की जो हमारी जर्नी रही, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे, बहुत अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी BHU में कुछ ने एडमिशन पाया, कुछ ने बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन उनको नहीं मिल पाए। जैसे कोई ज्योग्राफी ऑनर्स चाहता था, हिस्ट्री चाहता था, उन्हें नहीं मिल पाए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट मिले जो वो नहीं पढ़ना चाहते थे। तो हमने सोचा कि जो भी प्यारे विद्यार्थी है, मतलब हम जैसे एक विद्यार्थी के रूप में आए थे, ऐसे हमारे जूनियर्स भी आ रहे होंगे और इन चैलेंजेस को फेस कर रहे होंगे। तो बस हमने उन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए हमने वीडियोस बनाना शुरू किया और अपने जूनियर्स को ये गाइड करना शुरू किया कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कैसे होता है, एंट्रेंस एग्जाम में सावधानियां कैसे रखनी होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। तो बस इसी आधार पर हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और आज हम बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं। सर जब आपने स्टार्ट किया था वो दौर था 2019 का, उस समय इंटरनेट हर जगह उपलब्ध नहीं थे, तो आपके बहुत चैलेंज भी आए होंगे और आपके मन में डाउट भी होगा क्या हम इस जर्नी में सफल रहेंगे या नहीं। बिल्कुल आपके मन में ऐसा आया था। अभी क्या है ना कि आप देखेंगे कि सबके पास 5G है और 5G मतलब अनलिमिटेड डेटा है। बाकी वाईफाई भी आपको लगवाना होगा तो बहुत आसान है उसको लगवाना। लेकिन पहले क्या होता था कि जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी उसके थोड़े दिन बाद ही लॉकडाउन लग गए थे, कोरोना का काल शुरू हो गया था। और मैं बता दूं कि हमारे BHU कैंपस में कुछ ही ऐसे शख्स थे जो अपने घर नहीं गए थे, उसमें से एक मैं भी था। अच्छा। तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए, 10 से 15 दिनों के लिए घर गया था और उसके बाद पुनः अपने BHU कैंपस में आ गया था और वहीं पर मैं अपनी जिंदगी जो है वो चला रहा था किसी प्रकार से। आपको पता है लॉकडाउन में क्या व्यवस्थाएं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। उस समय हम BHU कैंपस में थे और उस कैंपस में रहते हुए बाकी लोगों की सेवा करना, जैसे जो भी हमारे आसपास की बस्तियां थी वहां हम चीजों को पहुंचा रहे थे, इस तरीके से लोगों को सहयोग कर रहे थे और इसी बीच हम अपने वीडियोस पर भी काम कर रहे थे। तो जिस हॉस्टल में हम लोग उस समय रहा करते थे BHU में, वो एक नया निर्माणाधीन हॉस्टल था, क्योंकि जो ऑफिशियली हॉस्टल्स थे उनको बंद कर दिया गया था। तो एक निर्माणाधीन हॉस्टल में हम लोग रह रहे थे। जब हम वीडियोस बना लेते थे तो वीडियो जब हम बनाते थे उस समय माइक की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी कि हमारे पास अच्छा कोई माइक हो, अच्छी कोई ऐसी व्यवस्था। और नॉर्मली हम फोन के ही माइक से ऐसे रिकॉर्ड करते थे अपनी चीजों को और उसके बाद फिर जहां वाईफाई था हमारे डिपार्टमेंट में, वहां हम पैदल चल के जाते थे अपने उस हॉस्टल से और डिपार्टमेंट में जाकर के वहां उसको एडिट करना, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स थे मोबाइल में ही, और उसी के माध्यम से हम उसको वहां अपलोड करते थे, उसी के वाईफाई का सहयोग लेकर के। कभी रात के 11 बजे अपलोड कर रहे हैं, कभी सुबह के 4 बजे अपलोड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो जर्नी है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हॉस्टल से स्टार्ट हुई है। सर आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे तो मन में बहुत डर भी रहता होगा कि इतना चीजें फेस कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, अगर मेरा चैनल नहीं चला तो क्या होगा। देखिए, डर उस व्यक्ति के अंदर होता है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे अंदर डर, हल्का फुल्का डर तो सबके अंदर रहता है, लेकिन मैं कभी उस डर को लेकर के चला नहीं। सिर्फ सवाल हमारे सामने कुछ थे। सवाल इसलिए थे क्योंकि जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय आया था तो मैंने हिंदी ऑनर्स अपना सब्जेक्ट चूज किया था और मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। जब आप जानते हैं कोई लड़का अगर क्लास 12th PCM से है तो वो उसके पास 2 ऑप्शंस ओपन होते हैं, या तो वो अपने JEE वगैरह की तरफ जाकर के IIT की तरफ जाए, या फिर अगर उसने BA करना चूज किया तो कहीं ना कहीं वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहता है। तो जब मैंने भी BHU से BA करना चूज किया तो यानी मैंने IIT वाले को अपने किनारे रख दिया कि अब मुझे भैया IIT नहीं जाना है। तो हमारे पूरे समाज में, हमारे पूरे रिश्तेदारी में, पूरे घर परिवार में संदेश साफ था कि इनको अब सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, तभी ये BA करने जा रहे हैं। अब मेरे अंदर मेरा क्या मंतव्य था, मेरा क्या इंटेंशन था, शायद किसी को नहीं पता था। तो मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय आता हूं तो अब मुझे कविताओं का शौक था, मुझे साहित्य का शौक था, तो मैं इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ता हूँ। तो जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय आया और अपने हिंदी साहित्य को लेकर के आगे बढ़ रहा था तो सवाल सिर्फ डर नहीं था, सवाल था हमारे सामने। सवाल ये था कि अगर मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं
और अगर इन चीजों को लेकर के मैं जो अपना समय इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर इसके पीछे अगर मेरा ये समय बर्बाद होता है, अगर मैं आगे थोड़ा सा नहीं बढ़ पाता हूं, तो एक सवाल मैं खुद से नहीं उठा रहा था, मेरे अंदर कोई डर नहीं था यार, मैं तो अकेला हूं, अकेला इंसान, थोड़ा बहुत टैलेंट है, जी लेगा खा लेगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, बट घर परिवार वालों का सवाल था, रिश्तेदारों का सवाल था, समाज का सवाल था, और जो सवाल मेरे घर परिवार पर मेरे कारण उठ सकते थे, उसका सिर्फ डर था, उसके अलावा कोई डर नहीं था। इसके अलावा आपके पास बैकअप प्लान क्या था? बैकअप प्लान की बात अगर आप करेंगे तो आप जानते हैं कि एक टीचर की जो अगर भूमिका मेरे अंदर आई है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के मैं जागरूक रहता हूं, और साथ ही साथ बोलने की जो क्षमता है वो मेरी शुरुआती दौर से मेरी जो स्कूलिंग वगैरह रही सरस्वती शिशु मंदिर से रही है, और वहां से मैंने अपनी चीजों को अच्छे ढंग से सीखा है और डेवलप किया है। तो मेरे पास तमाम ऑप्शंस थे। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं अगर ग्रेजुएशन करने आया, अगर इस कोचिंग फील्ड में नहीं होता, शिक्षा जगत में अगर नहीं होता, तो मैं मास कॉम करके और किसी एंकर की भूमिका तक जाना चाहता था, और साथ ही साथ या फिर मैं हायर एजुकेशन की तरफ जाकर के एक सरकारी प्राध्यापक, यानी आप समझ सकते हैं यूनिवर्सिटीज में या डिग्री कॉलेजेस में जाने की भूमिका मैं रखने का प्रयास करता। सर, आपको कितने समय बाद लगा कि हमें शिक्षक जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए? ये सवाल शुरुआत में मैंने नहीं सोचा कि मैं किस जर्नी की तरफ जा रहा हूँ या इसको कितना आगे मुझे लेकर के जाना है। 2019 में मैंने इसकी शुरुआत की थी, और हमारे साथ हमारे को फाउंडर है रोहित सर, जो कि हमारे बैचमेट थे। हम लोगों ने मिलकर शुरुआत किया, और 2020 में तो एक अभी हम बस चेक कर रहे थे कि यार हम करते कैसा है, क्या कर लेते हैं। हमने 2022 में जो है 2021 का फेज समाप्त हो रहा था, 2022 का फेज स्टार्ट हो रहा था। तो जो आप ये स्मार्ट बोर्ड ऐसे देखते हैं, वो पहला स्मार्ट बोर्ड हमने अपना खरीदा, परचेज किया, और जब हमने स्मार्ट बोर्ड परचेज कर लिया, तो फिर हमें लगा कि यार अब जो है पूरा जो जीवन है अब इसी सिरे में लेकर के जाना है, और फिर दोबारा पीछे बैक गियर लगा करके नहीं देखना है। तो बस वहां से हमने बैक गियर नहीं लगाया, और अभी तक जो है हम निरंतर बढ़ रहे हैं, और अभी हम किसी बैकअप प्लान पर भी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। पहला चैनल आपका कब मोनेटाइज हुआ था? पहला चैनल तो हमारा 2022 में ही मोनेटाइज हो चुका है। कौन सा चैनल क्या था? वो हमारा चैनल था BHU स्टडी कैपिटल, जो अभी आपको CUET PG स्टडी कैपिटल के नाम से दिखेगा, जो हमारा पहला प्लेटफॉर्म था, जिसके अभी लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो आपको क्या फील हुआ था जब आपने पहला स्मार्ट बोर्ड लगाया था? तो फील ये हुआ था कि पहले स्मार्ट बोर्ड से पहले एक और हमारे पास अचीवमेंट था। हमने पहली बार जो हमारा टोटल 3 साल की कमाई थी, जैसे आप कहते हैं ना कि कितना कमाया, तो बहुत सारे लोग पूछते ही हैं, मन में सवाल तो रहता है। तो 2019 से लेकर के 2021 तक की जो जर्नी थी, उसमें हमने 27,000, दोनों पार्टनर ने हमने मिल करके 27,000 की कमाई की थी। चाहे आप वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से कह लें, या फिर वो जो बच्चों को हम कंटेंट वगैरह डिलीवर करते हैं, खुद से हम कंटेंट बनाते थे। उस समय ऐसा नहीं था कि बहुत सारे कंटेंट है, चैट GPT है, ये है वो है। हम हैंड रिटन कंटेंट्स बनाते थे और अपने BHU के जूनियर्स को देते थे, जिससे वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते थे। तो आप दोनों के पार्टनर लोगों के मन में कुछ शंका, डाउट रहा? नहीं, ऐसा कोई सवाल अभी तक खड़ा नहीं हुआ है, और बेहद ही मैं ईमानदारी से ये चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि 2019 से अगर इसकी शुरुआत हुई है, अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म का, चूंकि हमारा उद्देश्य थोड़ा अलग है। एक और बात मैं आपको साझा करना चाहूंगा इस बीच में कि हमारे पार्टनर और मैं अभी तक चैनल से अगर 1 रुपए भी हमने अपने व्यक्तिगत किसी हित के लिए प्रयोग किया हो, तो शायद वहां मैं बहुत ज्यादा गलत रहूंगा। इस वजह से अभी तक मैंने चैनल का कोई भी पैसा हमने, और ना ही मेरे पार्टनर ने, उन्होंने नहीं प्रयोग में लाया है। हम अपने दूसरे जो सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, उनके माध्यम से हम अपना खुद की जीविका चलाते हैं, और जो भी पैसा चैनल से आता है वो कहीं ना कहीं हम चैनल में इन्वेस्ट करके, बच्चों के लिए इन्वेस्ट करके, और उन्हीं के लिए करते हैं। और अगर हम पार्टनर से बात करें, हमारे कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो आपको पता है कि बहुत ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि 2 बर्तन है, आपस में कभी कभी खटक सकते हैं, कभी गुस्सा आ सकता है कि मान लीजिए मैंने कोई काम अपनी जिम्मेदारी से नहीं निभाया, तो वो मुझ पर गुस्सा आ सकते हैं, वो नहीं निभाए तो उन पर मैं गुस्सा सकता हूं। लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा एक सवाल क्या होता है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर ग्रो हो रहा होता है, कोई बिजनेस ग्रो हो रहा होता है, सबसे ज्यादा पार्टनर में अभी 6 महीने हुए नहीं, साल भर हुए नहीं कि तुरंत पैसे की रस्साकसी फंस गई, तुरंत खींचातानी शुरू हो गई। अभी तक हम लोगों के कोई भी अकाउंट इस तरीके से डिफाइंड नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म का जो अकाउंट है, लेकिन उसके अलावा जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, किस अकाउंट में कौन सा पैसा आ रहा है, किस अकाउंट में किस चैनल का पैसा आ रहा है, कभी किसी ने हिसाब नहीं लिया। अगर मेरे अकाउंट में आया तो मैं अगर चैनल के लिए कुछ खर्च कर रहा हूं तो कर रहा हूं, लास्ट तक देखेंगे कितना बचा, उनके अकाउंट में कितना बचा, इनके में कितना, कोई हिसाब किताब की बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जब पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं हुआ तो फिर कोऑर्डिनेशन की कोई समस्या नहीं। तभी सर आप सक्सेस भी, क्योंकि बिजनेस में पार्टनर का होना बहुत जरूरी है, पार्टनर का लॉयल होना भी बहुत जरूरी है, ट्रस्ट भी बहुत जरूरी है। तो सर एक मेरा ये सवाल है कि आप अपने स्टूडेंट्स लोगों को हार मानने से कैसे रोकते हैं? स्टूडेंट्स को हार मानने से कैसे रोकते हैं? विवेकानंद जी मेरे आदर्श हैं, और विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको।
तो मेरी भी यात्रा कुछ ऐसी ही है, और मैं विद्यार्थियों को भी कहता हूँ कि आप भाई जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, मेरी बातें आप बहुत बार सुने होंगे, और ये पिताजी ने भी मुझसे कहा था, रील्स वगैरह में भी आपने देखा होगा। देखें। हाँ, कि अगर मोची भी बनो तो अपने कॉलोनी का, अपने सोसाइटी का सबसे बेहतरीन मोची बनो। तो बस मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि भाई तुम्हें जिस फील्ड में जाना है, जिस फील्ड में जा रहे हो जाओ, उसमें कोई रोक टोक नहीं। हाँ, बशर्ते थोड़ा सोच समझ के जाना कि इस फील्ड में हमारा फ्यूचर क्या है। ऐसा ना हो कि हम हवा में ऐसे फील्ड को चूज करें जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो थोड़ा अपने फ्यूचर को सोच समझ के जाओ। हाँ, लेकिन जहां चल दिए फिर उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। लेकिन सर अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि क्या होता है कि जब नंबर्स कम आ जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाती है। उनके लिए आप क्या कुछ? मार्क्स कम आ जाते हैं, डिमोटिवेशन हो जाता है, ऐसा कहना आप चाहते हैं? तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत सारे हम उदाहरण देखते हैं कि 10th में फेल हो गया था कोई 12th, ऐसे उपन्यास आपने पढ़े होंगे 12th फेल। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि अपने शुरुआती दौर में कहीं फेल हुए, फिर वहां से सीखा और आगे बढ़े। तो सीखने की प्रक्रिया है ना जीवन। ऐसा नहीं है कि कहीं एक बारी हार गए तो यार गिर गया मैं। जब मनुष्य है, मनुष्य को भगवान ने दिमाग दिया है, तो जो हमें दिमाग दिया है तो कुछ सोच समझ के भगवान ने दिया, हमें जानवर तो नहीं बनाया है। तो हमारे पास जब दिमाग है, तो अगर हम कहीं फेल हो रहे हैं तो उसकी कमियों को समझें कि अगर हम चाहे एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाए या अपने जीवन के किसी पड़ाव पर फेल हो जाए, तो उसकी कमियों को हमें तुरंत ईमानदारी के साथ समझना चाहिए कि भैया हमारे अंदर कौन सी कमी थी कि मैं फेल हो गया, और उस कमी को सुधारिए, आप आगे सफल हो जाएं। तो जो आजकल के युवा हैं, उनके लिए सबसे जरूरी गुण क्या होने चाहिए? आजकल के युवाओं में सबसे जरूरी गुण, आजकल के युवा और राजनीतिक परिदृश्य, ये दोनों चीजों को अगर मैं समाहित करके बताना चाहूंगा, और मुझे जो लगता है कि दो चीजें लेकर के आप साथ चलें। एक तो अपने अधिकारों को साथ लेकर के चलें, और दूसरा अपने कर्तव्यों को ना भूलें। अगर हम सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो शायद वो भी एक युवा के लिए ठीक नहीं। युवा की मैं बात कर रहा हूं, जो इस देश की युवा तगड़ाई है, जो देश को एक दिशा दे सकती है। तो अपने कर्तव्यों को भी समझना जरूरी है और अपने अधिकारों को भी समझना जरूरी है। इसलिए मैं बार बार युवाओं को कहता भी हूं कि जहां अपने अधिकारों पर चोट आए, उस अधिकार के लिए लड़ना भी जरूरी है, लेकिन हाँ, लड़ोगे तब जब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होगे ईमानदारी के साथ। अब बहुत से सारे युवाओं का क्वेश्चंस भी हमारे साथ आते हैं, तो एज ए टीचर मैं आपसे सजेस्ट करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ पर्सनल क्वेश्चन, तो उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके स्टडी से जोड़ के कैसे उन लोगों को दूर रखी जाए? पर्सनल समस्याओं को लेकर के, पर्सनल लाइफ इन जैसे कि आजकल के युवा हैं, गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गए, इन सब में बहुत ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को पढ़ाई में आती है। अब ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई है, अगर देखें तो। अब इसको प्रक्रिया क्या कहें या क्या शब्द दें, लेकिन हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि जैसे जो एक जेनजी वाला ये अभी जनरेशन चला हुआ है, उस जनरेशन से खैर मैं भी हूं, लेकिन मैं एकदम स्टार्टिंग पेज का हूं, तो मैं उस जनरेशन में बहुत ज्यादा सेट नहीं हो पाता हूं। लेकिन अभी की जो जनरेशन आ रही है, मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में भी हैं, अगर आप किसी के साथ दोस्ती में भी हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड के रूप में, बॉयफ्रेंड के रूप में हो, मैं उसको कभी ये गलत नहीं मानता कि भैया तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। मैं वो वाला मास्टर नहीं हूं कि लाठी उठाऊंगा लगूंगा मारने, ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। हाँ, लेकिन आप कितना समय किस चीज को दे रहे हैं, आपका जीवन है, आप उस जीवन में समझिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य जो है उसको पूरा करने के लिए किस चीज को कितना समय देना जरूरी है। आजकल के युवाओं का जो जो भटकाव है, मैं आपको अगर बता दूं तो युवा जो है अपने माता पिता से अगर बात करने की बारी आएगी तो वहां पे वो कतराएंगे कि मम्मी से बात ना कर पाऊंगा भैया, पापा से बात ना कर पाऊंगा, लेकिन गर्लफ्रेंड से 2 घंटा बात करूंगा, बॉयफ्रेंड से 2 घंटा बात करूंगा। तो अगर आप समय की कीमत समझते हैं, तो अगर माता पिता से बात नहीं कर रहे हैं तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी बात मत करिए, उतना ही समय बात करिए। अगर समय की कीमत नहीं समझते हैं तो फिर आपका भविष्य आपके हाथ में। तो समय की कीमत को समझिए, जो भी चीजें सारे में। अब क्या है कि बुद्ध ने कहा था मध्यम मार्गी बनिए, तो जब जीवन में सामंजस्य बिठा के चलेंगे सारी चीजों को तो अच्छा चलेगा। और कोई भी अगर आपके साथ रिश्ते में है तो वही व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में हो जो आपकी बातों को समझ सके कि भाई अगर मैं कोई पढ़ाई कर रहा हूं या फिर मैं कोई तैयारी कर रहा हूं, मेरा एग्जाम 1 महीने पहले है, और अगर उस समय अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कॉल करके परेशान, बहुत ज्यादा बात करने को करे, या मेरा बॉयफ्रेंड करे, कोई भी हो सकता है, किसी भी एंड से हो सकता है, तो वो फिर गलत है। बाकी आप रिश्ते में हैं, वो भी एक जरूरी है। हमारे जो हार्मोन्स है, हमारे जो हमारी जो भावनाएं हैं, उसको अच्छा करने के लिए हम अपनी बातें नहीं व्यक्त कर पाते हैं। बहुत बारी होता है कि बच्चे, अभी आप देखेंगे कि सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारी केसेस हैं। तो हम कभी कभी माता पिता से अपनी बातें जो नहीं कर पाते अपने कलीग से कर लेते हैं। तो हमारे पास कोई भी हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, माता पिता हो, जिससे भी हम अपनी बातें करना चाहे करें, हाँ, लेकिन उसके एक समय की सीमा होनी चाहिए और उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए। सर, मैं एज ए टीचर, एज ए मेंटर, इस मंच से आप पेरेंट्स लोगों के लिए, स्टूडेंट लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, वो लोग अपने लक्ष्य से न भटके? सभी अभिभावकों को और साथ ही साथ सभी बच्चों को, यानी जो हमारे जूनियर्स होंगे या फिर हमारे कलीग्स भी हो सकते हैं, जरूरी यही है कि आजकल बहुत ज्यादा ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। आप कोटा में देखिए, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज में, आप बीएचयू में ही मैं रहता हूँ, बीएचयू में पीएचडी स्कॉलर्स ने सुसाइड किया है।
तो कहीं ना कहीं जो दबाव है परिवार के लोगों से हम लगातार सीखते। मेरी भी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी से अगर मुझे कोई भी बात करनी होती है तो मैं बड़ी खुल करके बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हर एक गार्जियन को ये चीज समझना चाहिए कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो डिमांड है, उसके आधार पर बच्चों की बातों को समझें, बच्चों से बातचीत करें, और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि मेरा दायरा क्या है, जितना मेरा चद्दर है उसी के अनुसार मैं पैर पसारूं। अब ऐसा ना हो कि मेरा चद्दर बहुत छोटा है और मैं पैर अपना पसार रहा हूं ज्यादा। तो अपने घर परिवार की स्थिति, अपने माता पिता की स्थिति, अपनी स्थिति, अपने समय, हमारा समय क्या मांग कर रहा है, हमारी उम्र क्या हो गई है, हमें सफल कब होना है, तो ये सारी देख करके अगर हम चलेंगे, समय का पालन सही ढंग से करेंगे, तो जीवन में सफल होंगे जरूर। तो आपके लाइफ में, आपके करियर में ऐसा सिचुएशन कभी आया था? मेरे करियर में चूंकि मैंने कहा कि मेरे करियर में मुझे खुद से कोई डर नहीं था, बस एक समाज का जो डर होता है वही डर था। और शायद वो डर, अगर हम उस डर से डर जाएंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्टार्टअप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, तो उस डर से डर जाएंगे तो हम जीवन भर डरे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब, अगर मैं अभी जो काम कर रहा हूं इस पर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुझ पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। तो ऐसे करियर में बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा रास्ता सही है, अगर हम सही सोच के साथ चल रहे हैं, सही विचार के साथ चल रहे हैं, सही उद्देश्य के साथ चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा हमारे जीवन में। बशर्ते हमारे जीवन में ईमानदारी बेहद ही जरूरी है। हम जो भी कार्य करें ना भाई, वो निष्ठा के साथ अगर हम वो कार्य कर रहे हैं तो सही होना चाहिए। हमारे जीवन में हमने वो सारी चीजों को फेस किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कहीं ऊपर से आए और ऊपर आकर के किसी अर्श पर बैठे हुए हैं। हमको आप फर्श की बात कहेंगे, मैं फर्श की बात समझूंगा, मुझे अर्श की बात कहेंगे, मैं अर्श की बात समझूंगा। मुझे आज भी अगर आप कह देंगे कि स्टूडियो का अपना पूरा सेटअप खोल करके सेट करना है, मैं वो कर दूंगा। अगर आज भी आप कहेंगे कि स्टूडियो में अगर सफाई करनी है तो मैं वो कर दूंगा। अगर हमारे स्टूडियो में कोई कार्यक्रम होता है, कोई इवेंट होता है, तो जब तक उस इवेंट की पूरी तैयारी नहीं हो जाती है तब तक मैं, जितने भी लेबर लगे रहेंगे उनके साथ मैं दौड़ता रहूंगा। लोअर टी शर्ट में मैं दौड़ता रहूंगा। मैं इसलिए दौड़ता हूं क्योंकि मुझे उस चीज से लगाव है, उस चीज पर मुझे निष्ठा है। तो एकमात्र ही मेरा उद्देश्य रह गया है कि मैं इसी के माध्यम से, जो हमारा उद्देश्य है, शुरुआती दौर से लेकर के हायर एजुकेशन तक स्टडी कैपिटल एक बड़ा नाम बने, बस उसी नाम पर हम लगातार कार्य करें। क्योंकि एक फाउंडर के तौर पर ऐसे होना चाहिए, जैसे विपुल सर ने बताया कि जिस चीज से आपको लगाव हो गया है उससे आप जमीनी स्तर से जुड़ी रहिए। तो अगर आप 10 साल पहले वाले विपुल सर को पाएंगे तो क्या सोचेंगे? क्या 10 साल पहले वाले विपुल सर, पहले तो विपुल सर नहीं थे, विपुल थे, है ना। और किसी के लिए विपुल रहे होंगे, किसी के लिए बाबू रहे होंगे, घर पे बाबू ही तो थे। तो ऐसे बहुत अच्छा था वो विपुल। अभी आपकी एज क्या है सर? अभी खैर लड़कियों की एज नहीं पूछी जाती है, लड़कों का एज आप पूछ सकते हैं। मेरी उम्र लगभग 25 साल है। अभी मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही साथ एजुकेशन की भी एक डिग्री मैंने प्राप्त कर ली है। और अगर आप 10 साल पहले विपुल की बात कर रहे हैं तो बड़ा खुश था विपुल, वो टेंशन नहीं था जीवन में, है ना। अभी क्या है कि नहीं सोचता हूँ। मैं कहा कि मुझे जीवन का डर बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ा बेफिक्र व्यक्ति हूँ। अभी तक बेफिक्री से ही जी रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चीजें आ जाती हैं, डर जाता है। बाकी वो विपुल तो बहुत आनंदित था, स्कूल जाता था, आता था, तो उसको तो कोई सलाह देने की जरूरत ही नहीं है। उसको बस सलाह देने की ये जरूरत है कि उस समय मम्मी पापा अगर कह रहे थे पढ़ने के लिए और कुछ, या फिर कोई भी अच्छा संस्कार कुछ सिखा रहे होंगे, और तुमने अगर आनाकानी की होगी, तो वापस से अगर उस फेज में जाना तो वहां आनाकानी मत करना, क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी के लिए सिखाई जा रही थी। आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है सर? मेरी स्कूलिंग, मैं बेसिकली देवरिया जिला से बिलोंग करता हूँ, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश। और मेरे कक्षा 6 से 7 तक की जो पढ़ाई है वो मेरे गांव पर ही हुई है। मेरे पिताजी के ही दोस्त का ही स्कूल था, मैं वहीं पढ़ता था। फिर मैं गोरखपुर आया पढ़ने के लिए। फिर गोरखपुर में मेरी स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर में हुई क्लास 10 तक की, और उसके बाद क्लास 11th एंड 12th में मैं एयरफोर्स स्कूल में पढ़ा। और एयरफोर्स स्कूल से फिर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आया, यहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया अपना, यहीं से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और फिलहाल एजुकेशन की डिग्री मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और मैं बच्चों की सेवा में विशेषकर BHU में ही लगा हुआ हूँ। जैसा कि सर ने बताया, बनारस आने के बाद सर बनारस के ही हो गए। तो जो आपके स्टडी कैपिटल के स्टूडेंट हैं, उन लोग का खास गुण क्या है? ठीक है, स्टडी कैपिटल के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, मतलब मैं कह दूं कि 80 to 20 का जो रेशियो है, 80% बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, है ना। 20% बच्चे जो है वो शहरी क्षेत्र से हैं। तो मैं अगर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र, ऐसा नहीं मैं शहरी क्षेत्र के बच्चों को कुछ अलग कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो सुविधाएं बाकी लोगों को मिलती हैं शहर में, वो नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे हमने बहुत बारी देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। भाई साहब, हमने 24 घंटे का मैराथन दिया था एक बारी बच्चों को। मैंने वो वीडियो देखा। हाँ, मैं इंडिविजुअल आपको बता रहा हूँ कि हमने 3-4 घंटे का पहले मैराथन शुरू किया, फिर 6 घंटे का मैराथन शुरू किया, फिर हमने 12 घंटे का मैराथन दिया, फिर हमने 24 घंटे का मैराथन किया, और पिछले वर्ष 2025 के सेशन में हमने अपने विद्यार्थियों को 48 घंटे का मैराथन दिया। और 48 घंटे का मैराथन अगर कोई बच्चा कंटिन्यू अगर बच्चे कर रहे हैं
तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर लगन, उनके अंदर सफल होने की मेहनत, जो एक जज्बा है, कितना बेहतरीन होगा और कितना वो मेहनती होंगे। 48 घंटे पढ़ना क्या आसान है? हम आप पढ़ पाते थे स्कूल समय में। आज हमारे वो छोटे बच्चे जो क्लास 10th 12th में अभी चल रहे हैं, वो बच्चे 48 घंटे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक जुनून जगाने के लिए, ऐसा नहीं 48 घंटे पढ़ना स्वास्थ्य के लिए सही है, लेकिन एक जुनून जगाने के लिए किसके अंदर कितना जुनून और जज्बा है, तो वो देखा हमने अपने बच्चों में। सर अभी आपके पास कितनी टीम हो गई है? अभी हमारी टीम, अगर टीचिंग स्टाफ की आप बात करेंगे तो 30 to 35 हमारे पास टीचर्स हैं, और उसमें कुछ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। और अगर ओवरऑल स्टाफ की बात करेंगे स्टडी कैपिटल की, वर्क फ्रॉम होम एंड सारी चीजों को जोड़ करके, तो 50+ हमारे स्टाफ। अभी आपके स्टूडेंट किस किस शहर से लगभग होंगे? हमारे विद्यार्थी, चूंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, पैन इंडिया एजुकेशन है, तो हर एक शहर से विद्यार्थी हैं। जैसे अगर हम अपनी स्कूलिंग शिक्षा पर जो अभी हम काम कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल हिंदू स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो यहाँ पर हमारे पास बिहार और उत्तर प्रदेश के ज्यादा बच्चे हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे CUET UG हुआ, हमारा CUET PG हुआ, UGC नेट हुआ, तो हम अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं। साइकोलॉजी में हम काम कर रहे हैं, इंग्लिश में हम काम कर रहे हैं, सोशियोलॉजी में काम कर रहे हैं, फिलोसफी में काम कर रहे हैं, हिंदी में काम कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो हमारे ऑडियंस पैन इंडिया है, बिहार से भी है, यूपी से भी है, झारखंड से भी है, दिल्ली से भी है, नोएडा से भी है, हरियाणा से भी है, उड़ीसा से भी है, केरला से भी है, चेन्नई से भी है, बेंगलोर से भी है, महाराष्ट्र से भी है। हर जगह से हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अब जैसे आप देखोगे बंगाल में, तो वहां पर इंग्लिश, अपने साउथ इंडिया की बात करोगे तो वहाँ इंग्लिश के लिए ज्यादा डिमांड है लोगों की, तो वहां से इंग्लिश के विद्यार्थी हमारे पास जुड़े हुए हैं। हिंदी के विद्यार्थी हमारे इस बेल्ट से जुड़े हुए हैं, MP के वाले बेल्ट से जुड़े हुए हैं बच्चे, यूपी वाले बेल्ट से जुड़े हुए हैं। आप साइकोलॉजी की बात करोगे तो हर जो भी विद्यार्थी अभी साइकोलॉजी के बारे में जानना शुरू किया, वो पढ़ना चाहता है, जैसे पैन इंडिया बच्चे जुड़े हुए हैं। लगभग आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा कवर कर लिया ओवरऑल है। हम कहीं भी जाते हैं तो 2-4 विद्यार्थी जो है मिल ही जाते हैं। मैं एक बार गया था अपने, जिसको हम सप्तभगिनी कहते हैं, अपने इधर अपने पूरब के साइड में अगर जो हम गए थे, ठीक है, तो वहां पे बच्चे मिल गए थे, वहां गिफ्ट लेकर के आए। उनका जो पारंपरिक गमछा है आसाम का, वो अपना पारंपरिक गमछा लेकर के आए। तो ऐसे विद्यार्थी मिल जाते हैं। तो अब यूपी का आदमी होकर के, देवरिया का होकर के अगर हमें आसाम में कोई सम्मान दे रहा है, बड़ी बात है सर। बहुत पारितोषिक है ये हमारे लिए। इससे सर ज्यादा एक क्या मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बहुत बच्चे जो पुअर फैमिली से भी आते हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, जब पहले क्या है ना कि मैं सारी चीज, मैं कह रहा हूँ कि मैं जैसे काम अपना ईमानदारी से करता हूँ, वैसे मैं बात भी अपनी ईमानदारी से करता हूँ। पहले तो हम जिस भी ऑनलाइन एजुकेशन को चला रहे हैं, हमारी फीस स्ट्रक्चर्स बेहद ही अफोर्डेबल है। हमने कहा कि हम उस कमाई को हम तो खाते नहीं है, जो आता है टीचर्स में बढ़ता है, जो आता है स्टाफ में बढ़ता है, या फिर चैनल के डेवलपमेंट में होता है। यानी जो आ रहा है बच्चों से, वो बच्चों तक जा रहा है, उन्हीं के डिलीवरी में सारी चीजें जा रही हैं। बाकी अभी भी जो बच्चे हैं, जो भी अगर हमें ये पता चल जाता है कि हाँ बाबू ये इस बच्चे की ये स्थिति है, तो हम बहुत सारे बच्चे तो हमारे यहाँ फ्री पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं कोई पढ़ता है। हर एक कोर्स में, चाहे स्कूल एंट्रेंस हो, चाहे PG का एंट्रेंस हो, बहुत सारे बच्चे फ्री भी पढ़ रहे हैं अभी तक, और हर वर्ष पढ़ते हैं। जो भी बच्चा बताता है या टीचर्स बताते हैं, सर मैं इस बच्चे को जानता हूँ, ये BHU में ग्रेजुएशन कर रहा था और इस तरीके से अपना खर्चा चला रहा था, इसको PG का एंट्रेंस करना है, तो हम अपनी टीम से बोलते हैं कि ठीक है, इसको आप ऐड कर दीजिए, इसको फ्री में पढ़ा दीजिए। हमारे टीचर्स भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं। कभी भी किसी टीचर ने ये नहीं बोला कि सर बिना फीस के किसी बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं आप। सेकंड, हम बहुत सारी ऐसी भी चीजें रखते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि आज अगर आप हमारे कोर्स में जुड़े हुए हो, चाहे वो 500 रुपए का कोर्स हो, चाहे वो 1000 रुपए का कोर्स हो, अगर आप अच्छा स्कोर लेकर के आओगे, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा हम करते हैं कि जो भी बच्चे ऊपर का रैंक लेकर के आते हैं, उनको कोई ना कोई गिफ्ट, अच्छा गिफ्ट, या उनके जैसे हमारे जो CHS वाले बच्चे हैं, जो भी बच्चा हमारा रैंक 1 लेके आता है, उसके 1 साल की फीस हम भरते हैं। अच्छा, उसके स्कूल की फीस हम भरते हैं, तो उसके लिए वो पारितोषिक है। हो सकता है किसी के पास क्षमता होगी, वो कहे कि ठीक है आप नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं वो चीज दे करके कि आपकी फीस हम भरेंगे। और दूसरा, अगर उसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब होगी तो हम कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और वो बच्चा अगर जीवन में कुछ भी अच्छा करेगा, अगर मुझे याद रखेगा, बस उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एनफ है मेरे लिए। तो जैसे कि मैंने रिकॉर्ड देखा है आपका, 2020 के बाद आप लगातार BHU में फर्स्ट रैंक के आ रहे हैं। 2020 के बाद जब आप देखेंगे, जब लॉकडाउन समाप्त हुआ कोरोना, तो 1 साल जो है एंट्रेंस नहीं हुआ सेंट्रल हिंदू स्कूल का, CHS का। उसके बाद जब से एंट्रेंस एग्जाम शुरू हुआ है, 3 वर्ष हो गए हैं। पिछले 3 वर्षों में हमने लगातार अपने CHS क्लास 9th और क्लास 11th में हमने रैंक 1 दिया है। और ये चीज कहीं ना कहीं हमारे पूरे जितने भी टीचर्स हैं, जो हमारी टीचर कम्युनिटी है, बेहतरीन मेहनत कर रही है। हमारे बच्चे जो है बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, और हम जितना हो सकता है बच्चों के लिए किया जा रहा है। और बच्चे अगर रिजल्ट दे रहे हैं तो स्टडी कैपिटल कैसे बढ़ा है? ऐसा थोड़ी है कि 7 लाख जो हमारा पूरा का पूरा 10-12 चैनल्स हैं, वो यूं ही थोड़ी बढ़ गया, वो बच्चे ही तो बढ़ाए हैं। ऐसा थोड़ी एक सब्सक्राइबर मतलब कुछ और है। सब्सक्राइबर मतलब परिवार में एक व्यक्ति जुड़ गया, एक बच्चा जुड़ गया, तो वो याद रखेगा हमें, और वो हमारे साथ जुड़ गया तो फैमिली मेंबर हो गया। बिल्कुल हमारा परिवार है वो। तो सर आप लोग ऐसा क्या कुछ अलग करते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिससे कि आप लोग फर्स्ट रैंक देते आ रहे हैं?
देखिए, हर एक एग्जाम की अपनी स्ट्रेटजी होती है। जब हम, क्योंकि हम किसी भी सेमेस्टर एग्जाम्स को नहीं पढ़ाते, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही पढ़ाते हैं फिलहाल की अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ चलते हैं तो सबसे अहम हो जाता है कि हम पीवाईक्यूज को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, बच्चों को भी ये समझना चाहिए। हम बच्चों को भी बताते हैं, बच्चे अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझेंगे, एनालाइज कर लेंगे, एग्जाम के पैटर्न को, क्वेश्चन किस स्तर का आ रहा है, अगर हम उसको समझ के चलेंगे फिर उसके अनुसार पढ़ाई करेंगे। और बाकी जरूरी क्या है कि जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ये है ना कि वो सिर्फ बिजनेस मॉडल लेकर के, जैसे एक होता है कि हम डेडिकेशन से लगे हैं, एक होता है कि सिर्फ बिजनेस के लिए लगे हैं। तो जो बिजनेस के लिए लगा है उसको थोड़ा सा रैंक देने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको करना है बिजनेस, और वो सिर्फ अगर बिजनेस कोई एक टारगेट कर लिया कि भैया हम बिजनेस ही करेंगे, हमको सिर्फ सेल्स से अपने मतलब है, तो वो शायद रैंक नहीं दे पाएगा। हाँ, रैंक नहीं दे पाएगा। और अगर जो अपने इस टारगेट से लगा कि हमको रैंक ही देना है, वो रैंक देगा। बाकी खरीद फरोख्त करें, आप कुछ और करें, तो वो लोगों का अलग विषय है। बाकी वास्तविकता यही है। अभी तक सर आपके जितने भी बच्चे रैंक ला रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन से जुड़े थे या ऑफलाइन से? हमारे मैक्सिमम बच्चे, हम और मैक्स पूरी तरह से आप कहेंगे तो हम ऑनलाइन ही है। ऑफलाइन से कुछ महीनों के लिए हम लोग क्लासेस चलाते हैं, लास्ट में बच्चों को बुला करके, जो भी बच्चे आना चाहते हैं। बाकी हमारा विशेष रूप से आप देखेंगे स्टडी कैपिटल पूरी तरह से पूरी ऑनलाइन, ऑनलाइन ही पूरी है। ऑनलाइन। तो स्टूडेंट्स लोग के लिए ऐसा क्या संदेश है जो आप हर मंच से देना चाहते हैं? स्टूडेंट्स के लिए वो संदेश जो हर मंच से देना चाहते हैं। हम्म। बढ़िया सवाल है आपका ये भी। तो इस सवाल का जवाब, चूंकि मैंने बहुत सारे अपने पॉइंट्स में बताया ही आपको, बच्चों को मैं यही कहता हूं कि भाई आपके कार्य में ईमानदारी हो, आपका लक्ष्य पता हो, आपको लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लक्ष्य ना पता हो, और लक्ष्य के लिए लगे रहो। आज नहीं तो कल सफल होगे। अगर आज लगता है गिर गए। देखिए, दो पंक्तियां मैं कल देख रहा था, ऐसे ही मेरे सोशल मीडिया पे आ गया कि देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन, देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन, और माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। तो यही संदेश है बच्चों के लिए कि माँ बाप के जीते जी कर लो कुछ अच्छा, माँ बाप को खुशी मिल जाए। बाकी तो जीवन तुम्हारा है, तुम चाहे अर्श पे रहोगे, फर्श पे रहोगे। अगर आईएएस की कुर्सी पे बैठे हो तो तुम ही बैठोगे, मम्मी पापा तो नहीं बैठेंगे, मैं तो नहीं बैठूंगा। और अगर कुछ और कुर्सी पे बैठे हो तो तुम ही बैठोगे। बस सामने वाला देख के खुश हो जाएगा, मम्मी मेरी खुश हो जाएंगी कि हाँ आईएएस की कुर्सी पे बैठा है मेरा बेटा। मम्मी बैठेंगी क्या जाके? नहीं बैठेंगी। बस माँ बाप को खुश करना है मेरे भाई। ठीक है सर, एक अच्छा सवाल मैं लेके आया हूँ इसमें स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, इससे कैसे बचना चाहिए? ये तो हमें हर क्लास में बोलना पड़ता है। बच्चों को हर क्लास में बताना पड़ता है कि अब क्लास कर लियो, अब तुरंत मोबाइल रख देना। अब इतनी आदत हो गई, इतना एडिक्शन हो गया सोशल मीडिया का कि हम जैसे ही कोई घंटी बजी हम तुरंत उठाए और एक बारी जब उसमें स्क्रॉल करना शुरू कर दिए तो बस वहीं खेला बदला। एक बार स्क्रॉल हुआ, 2 स्क्रॉल हुआ, 3 स्क्रॉल हुआ, 3 से कब 1 घंटा 2 घंटा बीतेगा पता नहीं चलता है। तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बहुत सारे उपाय सोशल मीडिया खुद भी दे रहा है। सोशल मीडिया का ही उपयोग करिए ना उससे बचने के लिए। सोशल मीडिया एल्गोरिदम पे काम करता है, मानते हैं। यूट्यूब भी एल्गोरिदम पे काम करता है, मानते हैं। तो हम वैसे कंटेंट को फॉलो करें सोशल मीडिया पे, हाँ, जैसा हम देखना चाहते हैं। अगर हम यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट फॉलो करें, मान लीजिए मैं सीयूईटी की तैयारी कराता हूँ तो सीयूईटी के 10 कंटेंट देख लो, 10 कंटेंट लाइक कर दो, 10 कंटेंट पे ज्यादा समय दे दो, फिर देखो सीयूईटी के कंटेंट आएंगे। तो हो सकता है इक्का दुक्का डिस्ट्रैक्शन वाले कंटेंट्स आ सकते हैं, फिर बीच में कोई अच्छा कंटेंट आ जाएगा। कोई अच्छा, अगर शॉर्ट्स ही, मान लीजिए मैं ही कुछ अच्छा बता रहा हूँ सीयूईटी के बारे में, अगर मेरा शॉर्ट्स आ गया फिर उससे तुम मोटिवेट होकर के हमारा वीडियो देख लोगे। और सोशल मीडिया ये नहीं कि मुझे 12 घंटा 24 घंटा, हाँ एक जरूरत हो गई है लोगों की मोबाइल की 2 घंटा 3 घंटा देखते ही है, तो उसको पॉजिटिव वे में देखो। रोकना कोई समाधान नहीं है, रोक नहीं सकते हम समाज को, है ना। एआई आजकल देखेंगे आपकी एआई कितना अच्छा चल रहा है ना, तो आप एआई पर कुछ अच्छा देखो ना। अगर सोशल मीडिया का उपयोग ही कर रहे हो तो अपना हेल्थ अगर खराब करने पे तुल ही गए हो तो कम से कम कुछ अच्छा देखो जो फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाए। और बाकी सोशल मीडिया का उपयोग इतना ही करें जितनी जरूरत है। अब ये नहीं कि एकदम चापे पड़े हैं, शुरू हुए शाम 8 बजे से 9 बजे खाना खाया 3 बज गया, नहीं शांत हुए। तो 1-2 घंटा देखो, कुछ अच्छा देखो, थोड़ी बहुत मस्ती मौज कर लो। मैं भी युवा हूँ, ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाई थोड़ा भी गाना मत सुनो, कुछ ऐसा, मैं कभी नहीं दबाव देता, हाँ, लेकिन लिमिट में रखे, वही चद्दर के अंदर ही रहिए, चद्दर से बाहर जाएंगे दिक्कत आपको। तो सर ऐसा कि हुआ है कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे, कोई स्टूडेंट ज्वाइन किया और नोटिफिकेशन आया बीच में, कुछ तो कुछ हुआ है? अब ये चीज तो बच्चे खुद ही बता सकते हैं कि क्या हुआ है ना, क्योंकि हम तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अगर कोई बच्चा चला भी गया तो मैं उससे पूछूंगा तो मुझे बताएगा थोड़ी, ईमानदारी। लाइव क्लास में तो कमेंट्स बहुत बच्चे करते हैं, मस्ती भी करते हैं बहुत स्टूडेंट। हाँ, बच्चे मस्ती तो करते रहते हैं, बच्चे बहुत सारी मस्ती करते हैं। बच्चे तो पूछते हैं कि सर आपकी शादी कब होगी, बच्चे तो पूछते हैं सर आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ऐसे मजाक बच्चे करते रहते हैं। और भी बहुत सारी बातें बच्चे, जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं लेट हो गया तो बच्चे कुछ और मुझ पर सवाल उठा देते हैं कि गए होंगे कहीं घूमने, तो ऐसे मजाक करते हैं बच्चे। मैं भी मजाक के मूड में ही रहता हूँ, कभी बच्चों से सीरियस नहीं होता हूँ, लेकिन मजाक
एक सीमा तक, है ना। एक शिक्षक के रूप में, चूंकि मेरी भूमिका एक शिक्षक की है और मैं समाज को एक दिशा दे रहा हूँ, और जब समाज को मैं एक दिशा देने के लिए बैठा हूँ तो मजाक एक सीमा में होगा तो बेहतर लगेगा। बाकी मजाक जब भी बदतमीजी में बदल जाती है तो फिर मेरा रौद्र रूप होता है क्लास में, फिर उससे कोई नहीं बचता है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास। ठीक है सर, एक अलग क्वेश्चन है कि आपको एक छात्र नेता ग्रुप में खड़ा होना छात्रों के हित के लिए था या फिर राजनीति के लिए? देखिए, छात्र नेता के रूप में खड़ा होना, सबसे पहले तो एक मुझ पर ये कटाक्ष होता है, जैसे बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स आप देखेंगे तो मुझ पर मैंने सर थोड़ा रुकी, मैंने सर क्वेश्चन भी देखे थे, बहुत सारे कमेंट्स भी आपके देखे थे, बहुत लोग बोल रहे थे कि इनको राजनीति में जाना है, इनको राजनीति करना है, छात्रों के हित के लिए आवाज नहीं उठाना है। देखिए, इसमें आप क्या सफाई देना चाहेंगे? अभी तक मुझे आपने किसी भी राजनीति में अगर देखा होगा तो मैं छात्र राजनीति में रहा हूँ, सिर्फ राजनीति में नहीं रहा। लेकिन सर राजनीति की शुरुआत वहीं से होती है, छात्र नेता से। बिल्कुल, आपकी बात सही है, क्योंकि पूरा समाज ये कह रहा है ना। और मेरा मानना क्या है कि अभी बच्चे क्या है ना, कि जैसे अगर किसी कहीं पर भी आप खड़े हैं, मैंने क्या कहा शुरुआत में, अपने बच्चों को सिखाता हूं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना और अपने कर्तव्य का पालन करना। तो सिर्फ कर्तव्य का पालन करोगे तो फिर समाज बैलेंस नहीं होगा, फिर अधिकारों की बात कौन करेगा? अगर किसी सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, अगर कोई जैसे पेपर कराती है एनटीए, पेपर कराते समय अगर वो पेपर में गड़बड़ी कर रही है, सेंटर बच्चों का दूर दूर दे रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, अगर पेपर कैंसिल हो जा रहा है, अगर सेंटर में अचानक से कुछ गड़बड़ी मिल गई, तो अगर उस पर हम सवाल नहीं उठाएंगे, अगर उसके विरोध में हम नहीं खड़े होंगे, तो फिर हमारे जीने का क्या अधिकार है? क्या मतलब? हम युवा हैं, हमारे अंदर एनर्जी है और हम नहीं सिस्टम का विरोध करेंगे। हम सरकार का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति का नहीं विरोध कर रहे हैं, हम उस कुर्सी का विरोध कर रहे हैं, हम उस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। और कभी भी, मैं सिर्फ आज नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ जब 2018 में बीएचयू आया तो मुझे अभी चूंकि मैं पहले छात्र नेता था, फिर धीरे धीरे मेरा इधर प्रवेश हुआ एक शिक्षक के, तो मुझे ये कहा जाता है कि ये तो नेता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं नेता अगर इस आधार पर मुझे आरोप लगाया जा रहा है कि मैं उस समय नेता था और मैं नेता हूं, तो मैं आगे भी नेता रहूंगा। मुझे उसमें कोई भी गलत मुझे नहीं लगता है। मैं जहां भी गलत होगा उसके विरुद्ध खड़ा रहूंगा, हमेशा हर गलत का विरोध करूंगा, चाहे उसके लिए मैंने बहुत बारी लाठियों का भी सामना किया है। एक बारी यहीं पे बनारस में ही जो प्राइवेट सेंटर्स है, प्राइवेट सेंटर पर आपके यहाँ के सीईओ थे, तो तमाम लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं अकेला व्यक्ति था वहां, सारे स्टूडेंट जो है सेंटर के अंदर थे। मुझे सूचना आई कि उस सेंटर पर जो है पेपर बच्चों का 45 मिनट डिले से स्टार्ट कराया जा रहा है। तो 45 मिनट अचानक से ऑनलाइन एग्जाम में डिले कराना, ये कहीं ना कहीं कुछ लूप होल पकड़ में आता है। तो मैं अकेला व्यक्ति बाहर था, पूरी पुलिस बाहर थी और मुझे अकेला तमाम पुलिस अधिकारियों के द्वारा धमकाया जा रहा था, तो मैं वहां नहीं डरा। मैं अगर मेरे नेतागिरी की बात करेंगे तो जब 2022 सीयूईटी पीजी पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था, तो हमने एनटीए पर बार बार ये सब प्रश्न चिन्ह उठाया। ये हमने ट्वीट करके भी मामला उठाया था, ट्विटर स्टॉर्म भी चलाया था कि एनटीए जो है सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जो अपना डेटा है वो दे रही है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को डेटा दे रहे हैं, जो आजकल सबसे बड़ा राज क्या है? डेटा है। अगर हमारे पास किसी इंस्टीट्यूट के पास अगर हजारों विद्यार्थियों का, लाखों विद्यार्थियों का डेटा फ्री में आ जा रहा है, तो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार। अगर एनटीए दे रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो होगा, कोई तो इसमें मिला होगा, तभी तो इनके पास डेटा आ रहा है। और वो यूनिवर्सिटीज बच्चों को मेल कर रही थी, फर्जी मेल, कि आपके सीयूईटी का अभी बीएचयू ने काउंसलिंग नहीं शुरू किया, डीयू ने नहीं शुरू किया, जेएनयू ने नहीं शुरू किया, और आप कह रहे हो कि काउंसलिंग समाप्त हो रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मेल करती थी। हमने उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को स्क्रीन पर खोला और सामने उनका मेल दिखाया और अपने वीडियो में उनको बेइज्जत करके रख दिया। फिर वहां से हमें धमकी आए। एफआईआर की कॉपी अभी तक उन्होंने मुझे भेजा नहीं, वीडियो देख रहे होंगे तो देखेंगे भी। एफआईआर की हमें धमकी दी कि आपके ऊपर हम एफआईआर कर रहे हैं और आप होते कौन है मुझे बदनाम करने वाले। तो हमने उनका साफ साफ नाम दिखाया। तो क्या वो मेरी राजनीति थी? क्या उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ था? ऐसा नहीं है। तो हम लड़ेंगे, हम आजीवन लड़ेंगे। और मैं कोई ऐसा नेता नहीं हूं कि नेता वो होता है, जैसे आप जो कहते हैं कि नेता है सिर्फ, वो होता है किसी का झंडा पकड़े होता है और उसी के झंडे के पीछे जो झंडा जो कहेगा, वो लकीर जो कहेगी। मेरा ये नहीं है। मैं किसी का झंडा भी पकड़ूंगा तो अगर सही पर वो चल रहा होगा तभी मैं झंडा पकड़ूंगा, नहीं तो मैं किसी का भी झंडा पकड़ने के लिए भी बाध्य नहीं हूं। इन फ्यूचर के भी आप सोचेंगे कि सिस्टम में जाके इन सबको खत्म किया जाए? मुझे ये बेहतर लगता है ना कि मैं सिस्टम में लोगों को बिठाता रहूं। मैं अभी भी अपने पीछे जब जाता हूं, जैसे अभी मैं बीएचयू का एलुमनी हो चुका हूं, मतलब अभी मैं वहां से अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब सारी चीजें कंप्लीट कर चुका हूं। अभी भी जब भी मैं अपने जूनियर से मिलता हूं, कोई भी मुद्दा होता है तो मैं उनको कहता हूं कि तुम लोग आवाज क्यों नहीं उठाए? अगर ये चीज भ्रष्टाचार हो रहा था, तुम सवाल क्यों नहीं पूछे? तो आज भी मैं अपने जूनियर्स को सिखाता हूं। तो मैं लोगों को सिस्टम में भेजता रहूंगा। मुझसे पीछे आने वाले लोग, मुझसे आगे रहने वाले लोग, मैं जहां भी मिलूंगा उनसे सिस्टम की बात करता रहूंगा। हाँ, मैं सिस्टम को सुधारने का पूरा प्रयास करता रहूंगा। कुर्सी के बारे में सोचेंगे?
कुर्सी के बारे में ऐसा कोई कसम नहीं खाई है और ऐसा कोई अभी विचार भी नहीं। अभी कोई विचार नहीं है, आगे फ्यूचर में देखा जाएगा। कसम नहीं खाया है हमने। तो मन है राजनीति का। मैंने बोला कसम नहीं खाया है, बाकी ठीक है, इशारा काफी है। प्रभु की इच्छा। अच्छा सर, जब भी आप किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, तो जो भी आपको कठिनाइयां आती हैं, दबाव आती है ऊपर से, कैसे झेलते हैं आप उसको? कठिनाइयां तो बहुत तरीके की आती जैसे हैं। अभी आपने बताया कि सीओ ने कोई ऐसे किया था, यहाँ से कहीं धमकी आया, कहीं एफआईआर हो रही है, वो एक इंसिडेंस मैंने आपको बताया था। बहुत बारी हमारा नारा ही होता है कि जब जब जैसे किसी का भी अगर हम कहें कि जब जब प्रशासन डरती है पुलिस को आगे करती है, तो जब हम आवाज उठाते हैं तो प्रशासन पीछे होती है और पुलिस को कहती है कि आप आगे आ जाइए। अब पुलिस हमारे साथ कौन सा रवैया अपनाना चाहती है वो पुलिस पे डिपेंड करेगा। वो मारना चाहती है, वो हमें जबरन हटाना चाहती है। वैसे तमाम प्रकार की दिक्कतें आई। जैसे एक बारी हम लोग बीएचयू में धरना कर रहे थे, ये रीओपन बीएचयू के लिए। सारी चीजें कोरोना काल के बाद खुल गई थी। आप देखेंगे रेस्टोरेंट खुल गए, ये खुल गया, पलाडेम का सब कुछ हो रहा है, सिनेमा हॉल में पिक्चर चल रहा है। यूनिवर्सिटी बंद थी। हाँ, इंस्टीट्यूट बंद है भैया, पढ़ाई नहीं होगी, घर बैठ के पढ़ो। कुछ बच्चे भी खुश थे कि चलो भाई टेंशन नहीं है, लेकिन जो बच्चे अच्छे थे उनको तो उनका सवाल था। हम बीएचयू गेट को हम बंद कर दिए। पूरा बीएचयू गेट जो है, हमने कहा कि जब कोरोना में तुम क्लासरूम बंद किए हो तो ये गेट काहे खोल के रखे हो भैया, बंद कर दो गेट को। तो हमने गेट को बंद करा दिया। तो उसके बाद फिर 3 से 4 दिन वो धरना चला, लगातार कंटिन्यू चल रहा था अनिश्चितकालीन के लिए। जब तक खोलोगे नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। उसके बाद फिर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का विजिटिंग था, कैंपस में ही कुछ मीटिंग वगैरह थी, तो फिर पुलिस ने हमें जबरन उठाया, थाने ले गए और फिर हमारे धरने को खत्म कराया। तो आपको भी पता है कि पुलिस थाने ले जा रही है तो कुछ केस तो रखेंगे, है ना। अगर सर आपको डर नहीं लगा? डर जैसे क्या है कि जब मैं ये सब करता था तो बस घर से, जब घर वालों को पता चलता था, क्योंकि सारी चीजें वीडियो में चली जाती थी, क्योंकि हम तो खुल के, क्योंकि हम कह रहे हैं जब बीएचयू हम आए 18 में, 19 में हमने चैनल शुरू कर दिया, तो जो भी हम करते थे वीडियो में लोगों तक पहुंचता था ताकि आवाम संख्या जुटे। जैसे ही वीडियो भी घर पहुंच जाता था तो फिर घर वाले बहुत नाराज होते थे। अक्सर अभी भी करता हूं तो नाराज होंगे ही, लेकिन धीरे धीरे आदत लग गई लोगों को। मुझे कोई खास डर नहीं लगा। मतलब जहाँ भी कुछ गड़बड़ होगा, जो भी अन्याय होगा, उसके खिलाफ लड़ेंगे, मैं उठाएंगे, मैं लड़ता रहूंगा। दबाव और प्रेशर है। मेरे कहीं ना कहीं मेरे संस्कार इस तरीके के हैं, कहीं ना कहीं मेरे पारिवारिक संस्कार भी इसी तरीके के हैं। मेरे पिताजी भी कभी भी किसी गलत के खिलाफ झुके नहीं, चाहे वो पारिवारिक कोई समस्याएं रही हों या फिर उनके विभाग की कोई समस्याएं रही हूँ, कोई भी समस्या रही हो, मेरे पिताजी कभी झुके नहीं। मेरे स्कूल के भी संस्कार, मैं सरस्वती शिशु मंदिर का मैंने जिक्र किया, वहां का संस्कार हमें ऐसा रहा। अब मैं बीएचयू का पढ़ा हुआ हूँ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का संस्कार हमारे अंदर है, तो हम नहीं झुकेंगे। सच के लिए लड़ना है। हाँ, कोई डर नहीं है, चाहे कितने परेशानी जाए, कितने भी किया जाए, कोई डर नहीं। हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, मेरा शरीर देख करके कभी कभी लोग कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा लोड कम लेते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई, आपका वीडियो देखा था, वो भी बात करिए तो फैक्ट पे बात करिए, नहीं तो क्या बात कर रहे हैं आप, कितने बड़े अधिकारी हो आप, किनारे जाइए। तो सच है, सच है। हाँ सच है। आप सच पर अगर बोलना चाहते हैं, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उस सवाल पर अगर जवाब है आपके पास, सटीक फैक्ट, तो आप बात करिए। बाकी टाल मटोल, इनसे बात करेंगे उनसे बात करेंगे, ये सब ना बताइए। आप सही हो तो डर किसी बात का नहीं है, कोई डर नहीं। तो छात्र नेता होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मैं हर बच्चे को सुझाव दूंगा कि आपके अंदर नेता का गुण होना चाहिए। नेता मतलब होता क्या है? लीडर ना। लीडर मतलब नेतृत्व करता, लोगों को आगे लेकर के चलने वाला। आजकल नेता का जो एक कॉन्सेप्शन है ना माइंड में, वो बहुत गलत बन गया है। नेता कौन है? नेता मतलब लगेगा कि वो किसी का गुलाम होगा, किसी मंत्री का, किसी विधायक का, या किसी छोटे भैया नेता के आगे पीछे घूमता होगा। या नेता लोग उसको मान ले रहे हैं जो आप कह सकते हैं छपरीगिरी कर रहे हैं कि 4 ठो गाड़ी लगाए हैं, हुई हाय कर रहे हैं। हाँ। ये नेता नहीं है, नेता का गुण ये नहीं है। हमारे पास देश में तमाम ऐसे नेता रहे। महात्मा गांधी की नेतागिरी देखिए ना, उनकी नेतागिरी से अपने आप को कंपेयर करिए। भगत सिंह भी नेता थे, वो दूसरे तरीके के नेता थे। महात्मा गांधी दूसरे तरीके के नेता थे। सुभाष चंद्र बोस भी नेता थे। जो पूरी आवाम के लिए सोच रहा है वो नेता ही है। भैया हम लीड कर रहे हैं ना चीजों को, हम देश को सही दिशा देना चाहते हैं। जो छात्र है, इस देश को सही दिशा कौन दे सकता है? आजकल की युवा ही दे सकता है ना। क्यों बात हो रही है? कोई भी सेमिनार होता है, युवाओं पे बात होती है। धरातल पे उतारेंगे तब तो उस पर कोई समाधान निकल के आएगा। तो जब हम युवा पे बात कर रहे हैं तो युवा नेता क्यों नहीं हो सकता है? युवा अभिनेता है तो नेता क्यों नहीं? दिक्कत क्या है युवा को नेता होने में? सर बहुत सी यूनिवर्सिटी तो छात्र नेता बंद कर रही है। हाँ, छात्र संघ चुनाव को बंद किया जाना, मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। सारी यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। तमाम विश्वविद्यालय, चाहे बीएचयू की बात करेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, यहाँ से तमाम बड़े नेता देश के लिए निकले और देश के लिए बेहतर किया।
लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि इससे एजुकेशन में थोड़ा सा डाउनफॉल आता है। नहीं, गवर्नमेंट का मानना गलत है, साफ तौर पर गलत है। आपकी नीतियां गलत हो सकती हैं। छात्र संघ होना, एजुकेशन में डाउनफॉल आना, आप अपनी नीतियों को छुपा रहे हैं, आप अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। आप अपनी क्या दिक्कत है? अगर अगर छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, वोटिंग कितने दिन होती है? एक ही दिन होती है ना? एक ही दिन होती है, हाँ। ठीक। कैंपस की व्यवस्था बनाना किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसमें छात्र संघ का बीच में इन्वॉल्वमेंट कहां से आ गया? अगर छात्र संघ चुनाव होने पर अगर हम व्यवस्था को नहीं सही कर पा रहे हैं, अगर हमें लगता है उपद्रवी तत्व तो उसमें आ जा रहे हैं, तो उसमें खामी किसकी है? प्रशासन की है, प्रशासन के नीतियों की है, प्रशासन में बैठे लोगों की है। तो ये सिर्फ ये कह देना कि छात्र संघ चुनाव होना एजुकेशन को नीचे ले जा रहा है, ये बिल्कुल तार्किक नहीं है और पूरी तरह से ये गलत है। जरूरी ये है कि आप अपनी नीतियों को सुधारिए। छात्र संघ चुनाव आप पॉजिटिव वे में आप कराना जानिए ना भाई, आपकी जिम्मेदारी है। आप फिर बैठे क्यों है कुर्सी पे? प्रशासन आपके हाथ में है, हमारे हाथ में थोड़ी है भैया। तो आप उस तरीके से चीजों को चलाइए। आज का देश के आप देखेंगे मुश्किल से 5% उपद्रवी होंगे पूरे देश में। आप युवा की बात करिए, किसी उम्र में बात करिए, 95% तो अच्छे लोग हैं। वो अच्छे लोग अगर सामने आ जाएंगे, क्या गलत लोग के हिम्मत है टिक पाएंगे वो? नहीं। तो बस उस नीति पर चलिए ना, भागिए मत। अगर सच टाइट होकर के नहीं खड़ा होगा तो झूठ अपने आप खड़ा हो जाएगा। झूठ को खड़ा होने में समय नहीं लगता है, सच मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा ना, तो सच को खड़ा करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से जो छात्र नेता वो चलना चाहिए? बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। मैं इसका सपोर्ट करता हूं। ऑलरेडी बंद कर चुकी है, मैं इन नीतियों का विरोध करता हूं। मुझे जब भी किसी मंच पर मौका दिया जाता है, मैं इसको खुल के उठाते हैं। बिल्कुल। आपने एक बड़े होने के तौर पे क्या सोचा कि स्टडी कैपिटल को कैसे चलाना चाहिए? स्टडी कैपिटल को किस तरीके से लेके जाना है इस जर्नी को? स्टडी एज ए कैपिटल लीडर, एज ए टीचर, एज ए मेंटर। बिल्कुल। देखिए, आपने पहले मैंने आपसे क्लियर किया कि अब हमारा एकमात्र ध्येय हो गया कि स्टडी कैपिटल को आगे लेकर के जाना है। अब कैसे लेकर के जाना है, मैंने आपके सामने ये भी रखा कि शुरुआती शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक, यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको हमें एक सही दिशा देनी है कि वास्तव में एजुकेशन होता क्या है ना? वास्तव में किस दिशा में, अगर पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए किसी बच्चे को, वो मोटिवेशन होता क्या है। तो अगर आप मुझे एज ए टीचर बात करेंगे तो मैं अपने कंटेंट पे काम करता हूं कि भैया मैं कंटेंट जो बच्चों को डिलीवर कर रहा हूं, मैं अगर आज से 20 सवाल ही पढ़ाऊंगा, मैं अपना कंटेंट खुद से बनाता हूं। मैं किसी से कंटेंट नहीं बनाता। ये नहीं कहता हूं भैया आप हमारा कंटेंट बना दीजिए, ठीक है। अगर मैं किसी से बहुत जल्दी में हूं, कहीं से निकल के गया हूं, तो अगर मुझे क्लास लेनी तो मैं उसको टाइप करने को भले कह दूंगा, लेकिन खोजूंगा मैं ही कंटेंट। अगर मुझे 10 किताबों से बैठ के 4-4 क्वेश्चन निकालना है, 10 चैप्टर्स बैठ के 4-4 क्वेश्चन निकालना है, तो उस दिन का कंटेंट मैं ही निकालूंगा, टाइप भले किसी से करा दूंगा। तो एज ए टीचर ये बात हो गई। एज ए मेंटोर हम बच्चों को मजबूत कर रहे हैं। बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि युवाओं को हमें सही दिशा देनी है, तो मेंटरशिप हम उसी तरीके से कर रहे हैं। अगर लीडरशिप की बात आप स्टडी कैपिटल में हमारी करेंगे, तो मैंने कहा कि आप मुझे अर्श का काम कराएंगे, मैं अर्श का काम करूंगा। मुझे फर्श का काम कराएंगे, मैं फर्श का काम करूंगा। तो इसका मतलब है कि हमारे संस्था से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर काम कर रहा हो, मैं उसके साथ वो कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, जिससे कि कभी भी संस्था में किसी व्यक्ति को ये ना लगे कि मुझे छोटा काम दिया गया या मुझे ऐसा काम दिया गया है। और बाकी जो भी लोग अपनी संस्था के साथ इस तरीके से आगे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि अगर जो भी कार्य आप शुरू कर रहे हैं शुरुआती दौर में, अब क्या है कि जैसे ये स्मार्ट बोर्ड ओपन करना है ना, तो कैसे ओपन करना है अगर मैं ये नहीं जानता हूं, उसके लिए अगर मैं एम्प्लॉय रख दूंगा, तो कभी भी अगर स्मार्ट बोर्ड, अगर वो एम्प्लॉय चला गया हमारे पास से ना, तो फिर हम वो स्मार्ट बोर्ड नहीं ओपन कर पाएंगे। तो मैंने आज तक जितना भी काम किया है, जो भी काम हमारे साथ लोग जुड़े हैं, वो सारे काम मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक है। अगर हमारे साथ अगर कॉल रिसीव कैसे किया जाता है, कॉल रिसीव करना ऐसे सिर्फ उठाना नहीं, कैसे डील किया जाता है, बच्चों से बात कैसे किया जाता है, उनकी क्वेरीज को समझा कैसे जाता है, मैंने वो काम शुरुआती दौर में अकेले किया है। बच्चों के व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, हजारों हजार बच्चों के मैसेज, मैं बता दूं कि पर डे लगभग मैं और रोहित सर जब शुरुआती दौर में सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे, मैं पढ़ा रहा था, वो बैकएंड में काम कर रहे थे, उस समय हजार पर डे मैसेजेस आते थे, और हम लोग व्यक्तिगत रूप से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए, अपनी सारी चीजें कंटिन्यू करते हुए उन हजार मैसेजेस को पर डे देखते थे। तो हमने अपने अंदर वो क्षमता डेवलप की है। तो आज अगर हमारा कोई भी हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति अगर इस पर सवाल करेगा कि सर इतना रिप्लाई नहीं कर सकते, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि यार देख भाई, ऐसे आप अगर तरीका अपनाओगे तो आप अच्छा कर दोगे। इसलिए सारी चीजों को पहले सीखिए, फिर उस पर जो है किसी आप साथ में एक अच्छे लीडर की यही पहचान होती है कि जो ने अपने स्टार्टअप किया है उसका हर एक काम आपको आना चाहिए। तो सर, आपका ये स्टडी कैपिटल नाम कहाँ से तय हुआ? स्टडी कैपिटल नाम के पीछे एक छोटी सी कहानी है। देखिए, जैसे अब जब हम लोग BHU में आए ना, तो बहुत सारे हमसे सीनियर्स भी जो थे वो यूट्यूब चैनल चला रहे थे, मतलब कुछ ऐसा कर रहे थे कुछ अच्छा। तो हमने भी सोचा, अब स्टडी कैपिटल नाम आया, उससे पहले स्टडी कैपिटल आया कैसे, एक कोऑर्डिनेशन की बात आपको छोटी सी कहानी बता दूं।
मुझे बोलने की आदत अच्छी है, मतलब मैं बोलता अच्छा, प्रयास मेरा रहता है कि मैं अच्छा बोलता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ता लिखता रहता हूँ कि अच्छा बोलूँ, चीजों को अच्छे से समझा सकूँ, ओरिएट कर सकूँ। और जो मेरे को फाउंडर है वो टेक्निकल वाला काम ज्यादा, वो बोलते नहीं है, आप उन्हें कभी ऑन कैमरा नहीं देखे होंगे, वो टेक्निकल बैठ करके कंप्यूटर पे ही अपना काम करते Backend हैं। में। हाँ, तो जब हम दो लोगों ने मिल करके शुरुआत किया तो मुझे बोलना बेहतर लगता था और उन्हें एडिट करना, ये सब काम करना अच्छा लगता था। तो बस हम लोगों ने दो लोग मिल करके इस तरीके से शुरुआत किया। और जब नाम की बात कहेंगे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमने शुरुआत की थी इसकी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को कहा जाता है सर्व विद्या की राजधानी, सर्व विद्या की राजधानी। तो हमने पढ़ाई को लेकर के एक शब्द खोजा, तो वो हमें मिला कि चलो स्टडी रख देते हैं, ठीक है, पढ़ाई से संबंधित स्टडी रख देते हैं। और बीएचयू से जुड़े थे, तो हमने सोचा कि बीएचयू जैसा, जैसे आप बीएचयू देखेंगे ना, तो बीएचयू में सारे विभाग हैं। कौन सा विभाग ऐसा नहीं है? कौन से देश की है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की चर्चा होती है, लेकिन सबसे समृद्ध विश्वविद्यालय अगर कोई है तो वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। आज कुछ खामियां आ गई हैं, उन खामियों का विरोध हम लगातार करते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ महामना ने बनाया था, कितने बेहतर ढंग से हॉस्टल्स बनाए, कितने बेहतर ढंग से उसके पीछे टीचर्स का कॉलोनी बनाई, उसके आगे ग्राउंड्स बनाए, फिर बीच में फैकल्टीज बनाई, कितना अच्छा स्ट्रक्चर था। सारी फैकल्टीज है, एसबीडीवी है ना, संस्कृत के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेन लैंग्वेज के डिपार्टमेंट्स हैं, साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज है, लैंग्वेज है ना, आईआईटी है, पहले जो आईटी बीएचयू हुआ करता था, सारी चीजें, एग्रीकल्चर है, सब कुछ है। तो इसीलिए कहा जाता है सर्व विद्या की राजधानी। हमारा भी उद्देश्य कुछ ऐसा ही है, शुरुआती से लेकर के पूरा हायर एजुकेशन तक लेकर के जाए, मतलब एक मिनी बीएचयू, हम महामना से कंपेयर नहीं कर सकते खुद को, है ना, तो एक मिनी बीएचयू, ऑनलाइन का बीएचयू आप कह सकते हैं। तो हम वही टारगेट लेकर के, तो पढ़ाई से हमने जोड़ा स्टडी को, और सर्व विद्या की राजधानी के लिए हमने शब्द उठाया कैपिटल, तो वहां से हमने बनाया स्टडी कैपिटल। चलिए हम चलते हैं आपके सोशल बच पे, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो मैं सोशल बच से कुछ क्वेश्चंस लूंगा, जो उनकी सर के जितने भी स्टूडेंट हैं वहां पे डीएम किया हुआ है सर को, ये क्वेश्चन के पूछना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। बिल्कुल, ये बच्चों के सवाल है, बच्चों के तो सवाल आप लोग हैं। ज्यादा वेटेड मत लीजिएगा, लाइटली ही लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि सर शादी कब कर रहे हैं आप? शादी कब, अभी आपने मेरी उम्र पूछी थी, मैंने उम्र बता दिया। तो लोकतांत्रिक ढंग से तो शादी की उम्र हो गई है, लेकिन बाकी अभी समय है ना। सबको बारात में बुलाऊंगा, सब लोग बारात में आना, कोई दिक्कत नहीं है। सर दूसरा क्वेश्चन हम आपसे लेते हैं, आप कौन सी चीजों को डेली चाहते हैं इम्प्रूव करना? कौन सी चीजों को डेली इंप्रूव करना चाहते हैं? डेली इंप्रूव करने की अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा भगवान से दुआ यही करता हूं कि मेरे अंदर पॉजिटिव शक्तियां रहें, है ना, सकारात्मक शक्तियां बनी रहें। मतलब बाकी चीजें डेवलप करने, अगर जब हमारे अंदर सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी लगातार, तो हम बेहतर करते रहेंगे। तो मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करता हूँ कि प्रभु पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए, प्रभु जो 24 घंटे का समय है वो 24 घंटे जितना मैं यूटिलाइज कर सकूं उतना यूटिलाइज करने की क्षमता मेरी बढ़ाते रहिए, मतलब मेरी पॉजिटिव एनर्जी, मेरी क्षमता बढ़ाते रहिए। बस भगवान से यही मांगेंगे, बाकी तो अपने ऊपर है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है सोशल मीडिया से ही कि आपके हिसाब से कौन सी ऐसी स्किल है जिसको हमको इस साल इनहेंस करनी चाहिए? इस साल के लिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति उसी पर बातचीत कर रहा है, एआई पे। बिल्कुल एआई पे बात कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि चाहे कंटेंट को लेकर के हो, चाहे सारी चीजों को लेकर के हो, लगातार एआई का जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं खास करके उन विद्यार्थियों को जो ग्रेजुएशन वगैरह कर चुके हैं, वो अगर एआई की चीजों को अच्छे से नहीं समझेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एआई पर ही आप डिपेंड हो जाइए, लेकिन जब एआई कितना तेज फैला है ना, जब जैसे एंट्री किया अभी, वैसे हर व्यक्ति एआई एआई जान गया, सब कुछ जान गया। अब क्या होगा कि सारी चीजें जो है वो एआई ओरिएंटेड हो जाएंगी। तो एआई अब क्या होगा कि हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाएगा, मतलब एक बेसिक है। अगर हम उसके बेसिक्स को नहीं समझेंगे, उन चीजों को अगर नहीं समझते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा पीछे रह जाएंगे। तो हम थोड़ा एआई को सीखें, जाने, क्योंकि हम कोई काम करेंगे भी तो वो कहीं ना कहीं उसमें एआई बीच में इंटरफेरेंस लाएगा। तो एआई को समझिए और बाकी खुद को समझिए। सबसे जरूरी ये भी है कि खुद को समझिए, ऐसा ना हो कि खुद को ना समझे हो, तो खुद को समझते रहिए। बाकी आपने प्रश्न जो पूछा उसके अनुसार वही। एक स्टूडेंट का कमेंट है कि आपका स्माइल बहुत अच्छा है। स्टूडेंट का सवाल इसलिए आता है स्माइल पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे सामने से कहा है, जब बच्चे हमसे मिलते हैं, जब मैं बात करता हूं तो कहते हैं सर आप तो बड़े अच्छे हैं, मतलब आपसे कोई ऐसा नहीं, लेकिन आप जब पढ़ाते हैं, वो व्यंग्यात्मक लहजे में किसी बच्चे ने कहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं बड़े ही गुस्से टाइप में रहता हूँ। मुझे नहीं लगता है ऐसा, मुझे बहुत बड़ा रिव्यू देखने को मिला है, तो मैं प्रयास करूंगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप स्माइल करिए, अब मैं फेक स्माइल या तो कर नहीं पाता, या जो सामान्य स्माइल है, मुझे आप हंसते ठाते देखेंगे, बहुत मेरे ऑफिस बहुत हंसते खेलते मुझे देखेंगे आप,
कभी कोई टेंशन में नहीं रहता हूँ। बस ये है कि जब मैं कोई बात कर रहा हूँ तो बड़ा ऑन कैमरा से बड़ा व्यवस्थित होकर के करता हूँ, और जब व्यवस्थित होकर करता हूँ तो मैं मुस्कुराने को थोड़ा किनारे कर देता हूँ। तो बच्चों को लगता है कि मास्टर साहब बड़ा गुस्साइल है भाई, ये मिलेंगे तो समन्वय से मारने लगेंगे। अगला कमेंट है कि क्लास में कैसे कॉन्फिडेंट रहें। क्लास में कैसे कॉन्फिडेंट रहे, ये विद्यार्थी का सवाल है या टीचर का सवाल? विद्यार्थी का सवाल है। विद्यार्थी का सवाल है। तो बाबू, आप जो भी विद्यार्थी का जिसका भी ये सवाल हो, आप अगर क्लास में कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं तो आप जो आपको आपके सामने टास्क है उस टास्क को अच्छे से कंप्लीट रखिए। उस टास्क को, जो भी आपके होमवर्क्स हो या जो भी चीजें हो उनको कंप्लीट रखिए। आपका जो सिलेबस हो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। क्लास में यही ना कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपको नहीं याद है तो फिर पीछे दुबके रहेंगे, डरे रहेंगे, शर्माते रहेंगे, हाँ छुपते रहेंगे, मास्टर साहब कुछ पूछ देंगे उठा के। और नहीं तो फिर जब सब पता ही है तो छाती तान के बैठे रहेंगे, फट से उठाएंगे, मास्टर साहब फट से जवाब दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि सर कौन सी हैबिट है कि जो कि स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाती है। कौन सी हैबिट है जो स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाती है? बढ़िया सवाल। स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनने के लिए, जैसे जो जिसके हाथ में चांदी की चम्मच होगी, सोने की चम्मच होगी, वो हमसे ये सवाल नहीं करेगा, है ना। वो सवाल वही बच्चा करेगा जो मेहनत के दम पे आगे बढ़ना चाहता होगा। और स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल अगर कुछ बनाएगा तो वो मेहनत ही बनाएगी। हम लाख बात करते हैं कि हमें स्मार्ट स्टडी, ये वो फलाना ढिमकाना होना चाहिए, लेकिन सब कुछ के साथ स्मार्ट स्टडी क्या है, ऐसा थोड़ी बिना मेहनत किए हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी करना भी एक मेहनत है, करना ही है। हाँ, तो मेहनत का गुण जो है हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। कार्य करने, अपना खुद का कार्य करने से कुछ शर्म, लाज, लिहाज ऐसा नहीं होना चाहिए। खुल के काम करिए, मेहनत करने की क्षमता रखिए, आप सफल होंगे। अगला क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का कि सर एग्जाम से पहले का जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करें। बड़ा कठिन प्रेशर है भैया। इसमें सर थोड़ा सा अच्छा जवाब दीजिए क्योंकि हर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बच्चों के मन में ये बहुत सारा दबाव रहता है, मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर एक बन जाता है कि भैया एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, है ना। तो हम लोग जब शुरुआती दौर से इसीलिए क्यों सुझाव देते हैं कि आप जब जब तैयारी की शुरुआत, हम कहते हैं कि आज ही से पढ़ना शुरू कर दो, 6 महीना 7 महीना पढ़ ले से एंट्रेंस एग्जाम का, लेकिन नहीं मानते हैं सब। जब 1 महीना बचेगा तब उसके बाद दौड़ के आएंगे सर आपके पास, और उसके बाद कहेंगे क्रैश कोर्स दे दीजिए, हाँ क्रैश कर दीजिए, ऐसा क्रैश कोर्स लेके आ जाइए। तो भैया क्रैश कोर्स हम किसको देंगे? उसको देंगे ना जो कुछ पीछे पढ़ा होगा। अब कुछ पीछे नहीं पढ़े हो तो फिर क्रैश कोर्स कोई ऐसा गोली थोड़ी है कि खा लोगे और वो गोली जो है आपको पार कर देगी। तो एंट्रेंस एग्जाम का खास करके प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम्स को तो लोग कर लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, वनडे एग्जाम्स वगैरह की, तो हम अपने प्रॉपर सिलेबस पे चलते रहे। ये बहुत बेसिक है, बहुत हर कोई जानता है, लेकिन इसको फॉलो नहीं करता है जल्दी। अब क्या है कि हमारा एग्जाम कुछ और है, हम उठा लिए कुछ और पढ़ना शुरू कर दिए। आपको ध्यान ये देना है कि हमको अपने एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या अपनी विद्वता को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ बैठे हैं तो अपने विद्वता को थोड़ा सा करिए किनारे और अपने एग्जाम को करिए टारगेट। एग्जाम एग्जैक्ट क्या मांग रहा है, एग्जाम हूबहू एग्जाम का पैटर्न क्या कह रहा है, एग्जाम का सिलेबस क्या कह रहा है, और उसके लिए क्या क्या उपयुक्त क्लास किताबें या उसके लिए किससे आपको पढ़ना है, बस इन चीजों को फॉलो करिए। मतलब उसके इतर चीजों को ना फॉलो करिए। और ये डर आता किसके अंदर है? ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसी के अंदर आता है, जो बहुत पढ़ा है उसके अंदर, ये सबके अंदर आता है। ठीक है, ये स्वाभाविक भी, इसको पूरा शून्य नहीं कर सकते। मतलब अगर इस डर को, जैसे एग्जाम का जो प्रेशर है, अगर इसको मैं कह दूं कि 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना। वो साइकोलॉजिकल पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे सामने अगर कोई एग्जाम दिख रहा है, कोई परीक्षा दिख रही है। परीक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा, है ना। दूसरों की इच्छा से वो एग्जाम किया जा रहा है आपसे। तो जब दूसरे की इच्छा से किया जा रहा है, हमें पता ही नहीं है सामने क्या आने वाला है, तो डर तो लगेगा, थोड़ा सा प्रेशर तो थोड़ा सा रहेगा। उस बच्चे में भी प्रेशर रहता है जो अच्छे से पढ़ा भी रहता है, उसके अंदर भी प्रेशर रहता है, लेकिन वो एग्जाम से थोड़ा सा पहले रहे, थोड़ा थोड़ा रहे तो चलेगा, एग्जाम के दिन ना रहे। फिर जब हमारे सामने पेपर आ जाए तो फिर एकदम शरीर में एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि अब मेरे सामने सर ये पेपर आ गया है, अब मैं इसको बेहतर करके ही रहूंगा। तो धीरे धीरे उसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि हम थोड़ा अपना मेडिटेशन करें, ऐसी चीजें करें, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो खुद को कॉन्फिडेंट बनाएं। तो कॉन्फिडेंट बनाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उन उपायों को अपनाएं। नहीं तो मेरे वीडियोस देखें एग्जाम से पहले, जिस भी एग्जाम के लिए मैं तैयारी कराता हूँ उससे पहले मेरे वीडियोस देखें। मैं एकदम एक एक चीज खोल खोल के बता, क्योंकि मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। मैं उस जर्नी को पार के, मैंने कहा कि जो चीज मैं किया हूँ वही दूसरों को करने का संदेश देता हूँ। तो मैं उसी जर्नी के आधार पे आपको बताऊंगा। काफी अच्छा सर ने जवाब दिया इसका कि आप जब भी आपका प्रेशर कुछ भी हो, आप डे 1 से लग जाइए। आप ऐसा ना सोचिए कि एग्जाम से पहले कर लेंगे। बिल्कुल, एग्जाम हो या फिर आपके लाइफ का कोई भी वर्क हो, आप डे 1 से करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। बीएचयू की रैंकिंग लगातार कुछ सालों में नीचे जा रही है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? दुखद, बहुत दुखद। जब मैं बीएचयू में आया था 18 में,
रैंक 3rd था बीएचयू का, NIRF रैंक 3rd। अभी बीएचयू 6th रैंक पर चला गया। हर साल धीरे धीरे खिसकता रह रहा है। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल है बीएचयू के इंफ्रा को लेकर के, है ना। बीएचयू की इंफ्रा कहीं, जैसे अब क्या है कि प्रशासन इस तरीके से हो गया ना, उसको लगता है कि जो दिखावे वाली चीजें हैं, जैसे कि मैं ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, जो बस हवाबाजी वाली चीजें हैं, हवाबाजी पे काम कर रहा है। अगर हम बेसिक्स, अब क्या है, कोई अधिकारी से जब हम बात करने जाते हैं ना, तो मुझे लगता है मैं बहुत बारी अधिकारियों को फेस किया हूं, चाहे वीसी साहब को फेस करने की आप बात करेंगे या फिर रजिस्ट्रार साहब को फेस करने की बात करेंगे, मैं जब भी उनको फेस किया हूं ना, बहुत सवालों को बहुत लाइटली लेते हैं भाई। अब आप उस संस्था के मुखिया हैं, अगर आप इन सवालों को इतना लाइटली ले रहे होंगे तो आपसे नीचे वाले लोग कितना लाइटली ले रहे होंगे। तो दुखी है मेरा खुद का भी दुख है, इसमें बहुत दुखी हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत बारी ऐसे 30 सवाल लेकर के गया हूं कि ये दिक्कतें हैं, तो कहते हैं कि डायरी करवा दो हो जाएगा। तो यार ऐसे लाइटली नहीं होता ना जवाब। वही जब उग्र होकर के पूछूंगा तो फिर थोड़ा डर के जवाब देंगे कि मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है। बाकी अगर नॉर्मली पूछेंगे तो इतना लाइट लेंगे कि लगेगा कि कोई मतलब ही नहीं है। तो संस्था को चूसने का काम नहीं करिए। सारे अधिकारियों से ये संदेश है। संस्था में आए हैं, महामना ने जिन सपनों को देखा था, उन सपनों को, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करिए। आपको सरकार सैलरी दे रही है, वो सैलरी मुझे लगता है कि कम नहीं है। कम है क्या किसी की सैलरी? नहीं, भरपूर है। आप उसके आधार पर मेहनत करिए और कम से कम रैंक जो है 3rd था, 6th पे लाने के बजाय 1 पे लेके जाना था। अगला क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का है कि सर हम टीचर बनना चाहते हैं, इसके लिए क्या टिप्स हैं? टीचर बनना चाहते हैं, बहुत ताकत है बच्चे में, है ना, बहुत ताकत है। कहाँ कोई बनना चाहता है? अब टीचर बनने का क्या है कि एक सतत प्रक्रिया है। अगर वास्तव में कोई अध्यापक होगा, आजकल जीवन भर कोई पढ़ना नहीं चाहता है, और जब अध्यापक होगा तो उसको जीवन भर पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे, अगर मैं एकदम बेसिक्स की बात करूं तो कुछ जो इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं, पहले तो उनको आपको एजुकेशन की बीएड की डिग्री लेनी होगी, है ना। अगर आप हायर एजुकेशन में जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करनी होगी। तो ये तो हो गई डिग्री की बात। बाकी आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो किस उद्देश्य से बनना चाहते हैं, एक बार उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। हमारा उद्देश्य अगर है कि वास्तव में हम शिक्षक का कार्य बढ़िया कर सकते हैं, बढ़िया से चीजों को समझा सकते हैं और समाज को सही दे, क्योंकि एक शिक्षक पर बहुत अच्छी खासी जिम्मेदारी। अब एक टीचर अगर क्लास 4 से 5 क्लास लेता है दिन में, और उसके सामने अगर ऑफलाइन क्लास में मैं कहूँ किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में अगर 100 बच्चे भी होंगे तो 500 बच्चे को पर डे पढ़ा रहा है, तो 500 भविष्य को उसको सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी है। तो अगर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं, अगर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अगर आप खुद में संकल्पित हैं, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो भी सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन एक लोग का है कि स्कूल की दोस्ती है या खत्म हो गई है? अभी भी है यार। दोस्ती कहाँ खत्म होती है? दोस्ती मैं नहीं मानता कि खत्म होती है। जैसे सारी चीजों पर हम जब जो पहली चीज हमें मिलती है, जन्म के साथ जो हमें चीजें मिली हैं, वो हमारा परिवार मिला है, माता पिता मिले, है ना। वो जन्म के साथ मिले, जन्म उसमें कोई परिवर्तन, कोई अंतर नहीं हमें दिखा। माता पिता हमारे जन्म से मिले, लेकिन जो हमने खुद से प्राप्त किया वो पहली चीज थी हमारी दोस्ती। तो दोस्ती नहीं खत्म होती है। अभी भी मैं अगर स्कूल के दोस्तों के पास जाता हूँ तो उसी अंदाज में इंजॉय करता हूँ, और मेरा लक्षण, मेरा स्वभाव अभी भी बदला नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा तो उसी तरीके से मस्ती करूंगा, वही मेरा स्टाइल होगा, बिल्कुल नहीं बदला है। सोशल बज में आपका एज को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एज को लेकर के सवाल, जवाब तो मैंने दे दिया है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट इज योर एज? अगला क्वेश्चन, मेरे उम्र से बहुत ज्यादा क्या ही लेना देना है, थोड़ा कर्मों पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगला किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर मैं आपको लाइक कैसे कर सकती हूँ? हमें किसी गर्ल्स का क्वेश्चन है कि सर मैं आपको लाइक कैसे कर सकती हूँ? हाउ कैन आई बिकम लाइक यू? सर अच्छा, ये कैसे हमारे तरह बन सकती हैं, ये इनका सवाल है। बढ़िया सवाल। तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे उस स्वरूप में समझा, उतना आइडियल समझा। खैर, आप पहले ये टारगेट करिए कि मुझसे भी बहुत बेहतरीन लोग हैं इस दुनिया में, इस समाज में, जिनके शायद मैं उनका कुछ % भी नहीं हूं। तो पहले आप उनको फॉलो करने का प्रयास करिए। बाकी मेरा जो गुण है, मेरे पास सिर्फ यही है कि मैं जानता हूं मेहनत करना। मुझे लगता है कि मेहनत ही किसी भी रास्ते का जो हल है। किसी भी रास्ते को अगर हमें पार करना है तो मेहनत के साथ ही पार करना है। मेरे अंदर सिर्फ इतना ही गुण है। बाकी अगर आपने, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बताऊं कि आप मेरे जैसे कैसे बन सकते हो, मुझसे अगर आपने कुछ सीखा है, जैसे हर व्यक्ति में जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें होती हैं, तो आप जरूरी है कि जैसे अगर कोई कहे कि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, इनकी तरह बनना चाहता हूँ, तो आप अगर
मैं कोई महापुरुष तो हूं भी नहीं वैसे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर मान लो कि आप मेरे जैसा बनना भी चाहते हो कोई भी, तो हो सकता है मेरे अंदर 10% 20% कोई गुण होगा, हो सकता है 80% और गुण या 80% गुण होगा, 20% और गुण होगा, कुछ तो होगा, है ना, कुछ तो अवगुण मेरे अंदर भी होंगे। तो आप जो भी हमारी पॉजिटिव चीजें जो लगता है कि मुझसे आप समझ सकते हो, तो आप उस चीज को हमसे ले लो। किसी और से कुछ और अच्छा पॉजिटिव मिल रहा है, आप उससे ले लो। किसी तीसरे से और अच्छा पॉजिटिव मिल रहा है, उसको ले लो। और जहां जहां से पॉजिटिव मिले, पूरी दुनिया से पॉजिटिव लो, अमेरिका से पॉजिटिव लो, ऑस्ट्रेलिया से पॉजिटिव लो, पाकिस्तान से मत लेना, है ना, बस पाकिस्तान से मत लेना, बाकी जिससे लेना है लो, लेके आगे बढ़ो। अगला किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर आपका ग्रेजुएशन में क्या है? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्लास 12 तक मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मैं विद्यार्थी था, मतलब पीसीएम ग्रुप जिसको कहा था। हिंदी तो मैं शुरू से ही था, शुरू से ही मेरा रुझान हिंदी की तरफ रहा है। मेरे पिताजी चूंकि एग्रीकल्चर से पढ़े हैं, शिक्षक हैं अभी, लेकिन वो सबसे मन से हिंदी पढ़ाते हैं, टीचर है जूनियर हाई स्कूल में, है ना, तो वो सबसे मन से हिंदी पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा रुझान शायद पिताजी की वजह से हिंदी की तरफ आ गया, और मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारी चीजें मैंने अपनी हिंदी से की हैं। बीएड में भी मेरा जो स्पेशल पेपर रहा वो हिंदी का ही रहा। अगला क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का है कि अपने अंदर के डर को कैसे खत्म किया जाए? अपने अंदर के डर को समाप्त कर देना है, मार के रख देना है ना, खत्म कर देना है। तो डर को डराइए अपने स्टाइल से। आपके अंदर आपके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं। पहले जानना है कि डर है क्या। समाज का डर है, मारो गोली, है ना, रिश्तेदारों का डर है, मारो गोली, उस डर से ना डरो। जो डर मुझे था, मैं नहीं डरा ना उस डर से। बाकी अपने अंदर कोई डर है, अगर अंदर कोई डर है, इसका मतलब है कि कोई कमी है हमारे अंदर, उस कमी को दूर करिए। कमी अगर दूर हो जाएगी, डर समाप्त हो जाएगा। कमी ही डर है और कुछ अलग नहीं है। हमारे अंदर कमी होगी तो डर होगा। जैसा अगर हम कहीं कुछ गलत होंगे तभी तो हम डर रहे होंगे, तो कुछ कमी होगी। एक विद्यार्थी के तौर पर भी कुछ कमी होगी। किसी सब्जेक्ट में हम कमजोर होते हैं, यानी कमी है उस सब्जेक्ट में, तो हम कहते हैं उस सब्जेक्ट में बड़ा डर लगता है। तो क्या हुआ, समीकरण तो वही बन के आया। हाँ, यही सब क्रमिक सिस्टम में है, इसी तरीके से चीजें चलती हैं। तो सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे कि कभी आपके जीवन में ऐसा आया, कभी लाइफ में ऐसा आपने सोचा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए? संस्था, हाँ, मन में कभी ख्याल ऐसा आया? देखो भाई, क्या कंडीशन है ना कि ये चीजें बनती हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं सोचता कभी नहीं ये बात, है ना, मेरे आंख के सामने ये बात कभी आती भी नहीं, लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना पीछे, यहाँ चीजें कभी कोई, मैंने जो पंक्ति कही थी ना कि माता पिता के जीवित रहते ही सफल होना है, तो मैं अभी ऐसा नहीं है कि अपने आप को सफल मानता हूँ कि मैं सफल हो गया हूँ। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने 2019 से जर्नी स्टार्ट की, और मैंने कहा ही कि मैं अपनी जीविका स्वयं चलाता हूँ। मैंने घर पे 1 रुपया नहीं दिया कभी, ऐसा कुछ नहीं दिया। मैं भी चाहता हूँ कि अगर इस समय होता, अगर किसी जॉब में होता, कुछ होता, तो शायद मैं अपने घर परिवार पे कुछ चीजें खरीद के दे देता, कुछ ऐसे दे देता। तो एक घर वालों को भी घर वालों को क्या चाहिए, एक फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मान लो घर पे मैंने गाड़ी खरीद के दे दिया, है ना, या कुछ अच्छा लगवा ही दिया, या घर का मान लो कि घर को अच्छे से फर्निश करा दिया, कुछ अलग कर दिया घर में, तो घर वाले खुश होंगे कि नहीं होंगे? माता पिता जैसे समाज क्या देखेगा, समाज क्या देखेगा कि इनका लड़का कमा के गाड़ी खरीद के लाई के धैले हुआ, है ना, घरवा 2 तल्ला के 3 तल्ला का दिलस, या 1 तल्ला के 2 तल्ला का दिलस, यही ना देखेगा। तो इसी का डर रहता है कि मैंने, चूंकि जो मैं कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि यार सब समर्पित करो, पहले समर्पित करो, जितना हो सके उस तरीके समर्पित करके पहले चीजों को आगे बढ़ा लो। क्योंकि अब जैसे क्या होता है कि जब हम फैमिली बैकग्राउंड से बिल्कुल अगर वीक होते हैं, मैं इसको बहुत क्लियरली कहता हूं कि अगर मान लो कि मेरे माता पिता बिल्कुल, उनके पास खर्च चलाने के लिए कुछ नहीं होता, तो मेरी मजबूरी होती। बहुत सारे बच्चे जो है होम ट्यूशन पढ़ा के भी घर पे पैसा भेजते हैं। वो क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पिताजी नहीं कुछ कमाते हैं। मेरे पिताजी एक सामान्य सरकारी अध्यापक हैं, और उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो अपनी जीविका, माताजी की जीविका, बाबा की जीविका, मतलब हाँ, और घर की जो देखभाल की व्यवस्था है वो देख सकते हैं। मेरी भी व्यवस्था देख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, है ना, मेरी जो बहन है मेरी, उसकी व्यवस्था देख सकते हैं। तो इतने सक्षम अगर हैं, तो मैं इसीलिए अभी सारी चीजें समर्पित रख रहा हूँ। बाकी हल्का फुल्का यही डर रहता है कि मतलब ऐसा कहीं सरकारी नौकरी वगैरह में होते तो घर वालों को खुश कर, शायद घर वालों के मन में एक कसक होगी कि सफल होगा कि नहीं होगा, बस इसी का डर रहता है। खुद का डर नहीं है, घर वालों का जो वही वो डर बना। मतलब कभी कभी मन में आपके ऐसे सवाल आते हैं? पीछे घूमता है, सोचता हूँ, लेकिन फैमिली का सपोर्ट है जिसकी वजह से आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। हाँ, कभी पिताजी ने सवाल नहीं उठाया। पिताजी सवाल सिर्फ ये करते रहे शुरुआती दौर में, अब तो वो भी सवाल नहीं करते। पिताजी शुरुआती दौर में यही सवाल करते रहे कि मतलब यही टारगेट है, ऐसा, मतलब वो पूछते थे, गुस्से में नहीं, मतलब पूछते थे इसको। जैसे क्या है कि अब पिताजी हमारे,
हमसे कई दशक पहले के हुए ना, तो उनको नहीं पता था कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। अब मान लीजिए कि जैसे मुझे ट्यूशन का मास्टर कहा जाएगा ना, यही तो कहा जाएगा, ट्यूशनी का मास्टर है, तो गांव में ट्यूशनी के मास्टर किस क्षमता के होंगे या क्या होगा, पिताजी तो वहीं तक सोचेंगे। तो इसलिए उन क्यूरियोसिटी में वो सवाल करते थे कि क्या इसी से आप बेहतर जो कुछ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, उनको समझ में नहीं आता था। बस उनका सवाल इतना ही था। कभी उन्होंने मैं क्या कर रहा हूं इस पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। मैं पीसीएम छोड़ करके आईआईटी की तैयारी छोड़ करके मतलब नहीं गया, तैयारी करने ही नहीं गया। आप ये नहीं कहिएगा कि मैं तैयारी करने गया, तैयारी करने भी नहीं गया। और कोई भी मैंने बीटेक वगैरह एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ बीएचयू का बीए का ही एग्जाम दिया था। और बीएचयू के बीए में जब हो गया तो मैं बीएचयू में बीए करने चला आया। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि, बल्कि बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया। जैसे होता है कि समाज हो, रिश्तेदारी हो, तो लोग हल्का हल्का सोचते हैं कि लड़का बड़ा कहते थे कि बड़ा पढ़ने में तेज था, बीए करने चला गया। तो वो तो बीएचयू का नाम था कि थोड़ी इज्जत मेरी बची रही, लेकिन फिर भी लोग पीठ पीछे ये सोचते थे। पीठ पीछे क्या, वो मैं शुभचिंतक ही उन्हें कहूंगा, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि शुभचिंतक के रूप में ही सोचते थे। क्योंकि हिंदी पढ़ के क्या करेगा जी, बीए करके हर कोई बीटेक कर रहा है, नौकरी पा रहा है, तो बीए करके तो शुभचिंतक के रूप में वो सोचते थे। तो ऐसे सवाल, लेकिन पिताजी ने कभी दबाव नहीं बनाया, कुछ नहीं कहा। अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, अभी भी आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे कि शायद मेरी कोई वीडियो जाएगी तो यशस्वी भव, ऐसा ही कमेंट वो करते हैं, ऑल द बेस्ट, वेरी, ऐसे ही कमेंट्स करते हैं। और बाकी मैं स्टेटस लगाता हूँ, उस पर भी ऐसे ही रिप्लाई करते हैं। तो मैं पिताजी से बहुत खुल के भी बातें भी कर लेता हूँ, लेकिन कभी भी उनका सवाल मुझ पर कुछ नहीं रहा। आज तक उन्होंने नहीं कहा कि परिवार की जिम्मेदारियां भी आपको निभानी है। कोई जिम्मेदारी पर कोई सवाल आज तक मेरे पिताजी ने नहीं किया, और शायद मैं लकी हूं कि मेरे गार्जियन इस तरीके के। सही है सर। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं है, बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। जिस दिन आप सक्सेसफुल आते हैं, सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। स्वाभाविक है। तो सर, कभी आपके फादर ने आपको ऐसा बोला कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए? वो तो अभी भी मोटिवेट करते रहते हैं। अभी भी करते रहते हैं? हाँ, अब मैं जब बीए करने आया तो उस समय भी सिविल सर्विसेज के लिए मन बना के आया था। और अभी भी मतलब बोलते नहीं, कभी मैंने बोला ना कि सामने से वो कभी नहीं बोले कि तुम कर क्या रहे हो और तुम आगे सोच क्या रहे हो। बस कभी कभी ऐसा विचार, मतलब मुझे ये फीलिंग्स समझ में आती है। जैसे मेरे पापा है ना, तो अगर वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा समझने का प्रयास तो करूंगा ही। तो वो ये विचार करते हैं। बाकी उनका ये नहीं है कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी पा जाएगा तभी सफल माना जाएगा, ये ऐसा विचार उनका कभी नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं उनके मन में इंटरनल थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, बट कोई लकीर उन्होंने नहीं खींची है कि यही सफलता का पैमाना है। जिस पोजीशन पर मैं हूं, जो काम मैं कर रहा हूं, अगर मैं यही जीवन भर करता रह गया, फिर भी मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरे पिताजी नाराज होंगे मुझसे, खुश होंगे वो। तो अभी आप जो भी वर्क कर रहे हैं, इससे आप खुश हैं? हाँ, मैं तो मैंने कहा ना कि अब मैंने तो इसको जिंदगी बना ली है। मैं स्टूडियो पे ही सोता हूँ। हाँ, मैं स्टूडियो पे सोता हूँ। मेरा 24 आवर देते हैं? हाँ, मेरा वहीं बिस्तर लगा रहेगा। मैं वहीं से खाना खाने में दूसरी जगह जाता हूँ, सोता मैं वहां हूँ। अब रात के 2 बजे तक जग रहा हूँ, रात के 3 बजे तक जग रहा हूँ, मेरा कोई शेड्यूल थोड़ी है। कोई मुझे आकर के सुबह 8 बजे अगर कोई जगा दिया, कोई टीचर की सर क्लास लेना है, कुछ भी हो सकता है कि सुबह का कोई स्टाफ नहीं आया तो मैं ही जाकर किसी का क्लास लगा रहा हूँ। तो इसमें कोई झिझक शर्म नहीं है। 24 घंटे मेरा डेडिकेटेड। अभी सर आगे आप क्या सोचे हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए? आगे स्टडी कैपिटल को एक विजन के साथ लेके आगे जाना है ना। मैंने कहा कि पैसा कोई हमारे लिए ऐसा मायने नहीं रखता है कि पैसा ही चाहिए। बिजनेस ग्रो करने के लिए सारी चीजों की अपनी भूमिका है। हमारे मेहनत की भूमिका अपनी है, पैसे की भूमिका अपनी है, लोगों के सपोर्ट की भूमिका अपनी, तीनों चीजों की भूमिका। तो तीनों चीजों की अपनी भूमिका जिस तरीके से चलती रहेगी, मैं अपनी मेहनत, भगवान मुझे सद्बुद्धि दें, भगवान मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी मेहनत पूरा करता रहूं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बने कि जितना आप बेहतर करेंगे उतना, क्योंकि अब मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड खरीदना है तो पैसा तो इसके लिए लगेगा, फ्री में तो नहीं आएगा ना, कोई दान तो मुझे देगा नहीं। तो ये चीजें चलती रहे और बाकी लोगों का सपोर्ट बना रहे, बच्चों का सपोर्ट बना रहे। अगर हम लाख स्मार्ट बोर्ड, मान लीजिए कि हमको कोई 100 करोड़ 4 करोड़ फंडिंग भी दे दिया, हम 100 स्मार्ट बोर्ड लगा देंगे और हमको देखने वाला कोई नहीं होगा, हम क्या करेंगे? तो बच्चों का प्यार, लोगों का प्यार, सपोर्ट चाहिए, बाकी तो सब प्रभु की कृपा हैंडल हो जाएगा। आने वाले अगले नेक्स्ट 5 साल में आप स्टडी कैपिटल कहाँ देखते हैं? नंबर 1। श्योर सर, मैं होप, आशा करता हूँ कि स्कूल एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक नंबर 1 टारगेट यही, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म टारगेट यही, और बनेंगे भी। कोई सुने। तो चलिए सर से मिलिए काफी अच्छा लगा। सर ने काफी वैल्यूएबल नॉलेज भी दिया स्टूडेंट्स के लिए। मैं सर से लास्ट क्वेश्चन ये रखना चाहूंगा कि हमारे मंच से आप स्टूडेंट्स पेरेंट्स के लिए एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए। और आपने जिस तरीके से सवाल रखे, कुछ ऐसे सवाल थे जो बच्चों को मोटिवेट करेंगे, समाज को मोटिवेट करेंगे, जनता को मोटिवेट करेंगे।
कुछ ऐसे सवाल थे जो बच्चों से जुड़े हुए थे, जो बच्चे डायरेक्ट पूछ रहे थे, उन तक वो जवाब पहुंचा होगा। कुछ ऐसे सवाल थे जो मेरे व्यक्तिगत जीवन से थे कि कौन हूं मैं, हु एम आई। तो ये चीजें आप कुछ लोगों तक पहुंचेंगी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपके सवालों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और जहां तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है उन सभी तक ये संदेश है कि ये पॉडकास्ट जो आप देख रहे थे, मैंने पूरे ईमानदारी के साथ जितने भी प्रश्न हुए, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं वो सारे जो आप कह रहे हैं कि लास्ट में समराइज करके जवाब देने वाला, तो वो सारे जवाब पहुंचे हैं जितना आपने पूछा। और भी कुछ बचा होगा तो कमेंट बॉक्स में भी आप करा लीजिएगा, मैं कमेंट में भी जवाब दूंगा। और बच्चों के लिए संदेश देना चाहूंगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो लगातार निरंतर अभ्यास करते रहिए। परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं, बहुत क्योंकि परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे ही देखेंगे हमको, तो करते रहिए, लगातार अभ्यास करते रहिए। अभ्यास जहां छूटा उस दिन आपके कदम पीछे होने लगेंगे। तो जिस रास्ते पर, जिस लक्ष्य पर चल रहे हैं, अभ्यास करिए, आगे जाएंगे। तो सर से बात करके काफी अच्छा लगा। आशा करते हैं कि अगला एपिसोड फिर हम सर के साथ लाएंगे, क्योंकि एक एपिसोड में बात करना बहुत कम पड़ गया हमारे लिए, क्योंकि सर के पास बहुत सारे सवाल जवाब हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सर जब 5 साल बाद नंबर 1 होंगे, मैं फिर इनका पॉडकास्ट मैं ही लूंगा। जरूर, बहुत थैंक यू।